इस करंट अफेयर्स फंडा में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अभिषेक शर्मा और आज के इस वीडियो सेशन में हम मई फर्स्ट वीक के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स कवर करने वाले हैं। जो एस्पिरेंट्स हमारे डेली करंट अफेयर्स नहीं देख पाए हैं वो इस वीडियो के थ्रू अपने मई फर्स्ट वीक के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स कवर कर सकते हैं। साथ ही गाइस इस सेशन को शुरू करने से पहले आप सभी को बताना चाहूँगा, यदि आप हमारे डेली करंट अफेयर्स पीडीएफ, वीकली पीडीएफ और मंथली पीडीएफ चाहते हैं तो इस वीडियो के फर्स्ट कमेंट में या फिर डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करके पा सकते हैं। साथ ही आप गूगल प्ले स्टोर से करंट अफेयर्स फंडा ऐप को भी इंस्टॉल कर लीजिए, क्योंकि जो भी हमारा पीडीएफ मटेरियल है जिसमें आपको करंट अफेयर्स के साथ साथ स्ट्रेटेजी के भी प्रोवाइड कराते हैं, ये सभी मटेरियल आपको हमारी करंट अफेयर्स फंडा ऐप पर ही उपलब्ध हो पाएगा। तो यदि आप हमारा पीडीएफ कोर्स बाय करना चाहते हैं तो या तो करंट अफेयर्स फंडा ऐप से बाय कर सकते हैं या फिर लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। कोई भी अगर आपका डाउट है हमारे पीडीएफ कोर्स से संबंधित तो आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। तो चलिए फिर करते हैं शुरुआत इस वीडियो सेशन की। हु टुक ओवर एज द वाइस चीफ ऑफ द इंडियन आर्मी? वाइस चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के रूप में किसने पदभार संभाला है? ऑप्शंस आपके सामने हैं और सही आंसर ऑप्शन डी रहेगा, बग्गावली सोमशेखर राजू, या आप कह सकते हैं BS राजू। चलिए जानते हैं इनके बारे में। तो लेफ्टिनेंट जनरल बग्गावली सोमशेखर राजू, इन्हें वाइस चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ नियुक्त किया गया है और इन्होंने लेफ्टिनेंट जनरल मनोज पांडे को रिप्लेस किया है, क्योंकि जो लेफ्टिनेंट जनरल मनोज पांडे हैं ये अब आर्मी चीफ बन चुके हैं और इन्होंने मनोज पांडे ने किनको सक्सीड किया है? जनरल MM नरवणे को, जो कि रिटायर हो चुके हैं। अच्छा, आपको ये भी जानना चाहिए, अब जो BS राजू हैं इनकी 19 मंथ्स की सर्विस बची है और बहुत रेयर केस में ऐसा होता है कि कोई वाइस चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ बना हो और फिर उसके बाद वो किसी जो आर्मी की जो कमांड है, अलग अलग कमांड है, उनका चीफ बना हो। तो ऐसा होगा इनके साथ, BS राजू के साथ। ये अभी तो वाइस चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ बने हैं और ये अपनी 19 मंथ की जो सर्विस है इसमें बाद में ये आर्मी कमांडर भी बनेंगे किसी एक कमांड की। विच बैंक हैज साइंड MOU विद CBDT एंड CBIC फॉर टैक्स कलेक्शन? किस बैंक ने कर संग्रह के लिए CBDT और CBIC के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन डी रहेगा, धनलक्ष्मी बैंक। तो देखिए, धनलक्ष्मी बैंक ने एक MOU साइन किया है सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस यानी कि CBDT एंड सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम्स यानी कि CBIC। किस लिए? टैक्स कलेक्शन के लिए। धनलक्ष्मी बैंक के बारे में आप जानते हैं, हेडक्वार्टर्स त्रिशूर केरल में है। MD एंड CEO शिवन JK है। टैगलाइन है तन मन धन। विच टीम क्लिंच्ड 35th ला लीगा टाइटल आफ्टर डिफीटिंग एस्पेनियोल? तो देखिए, एस्पेनियोल को हराकर किस टीम ने 35वां ला लीगा खिताब जीता है? तो सही आंसर ऑप्शन सी है, रियल मैड्रिड। तो देखिए, एस्पेनियोल को 4-0 से हराकर रियल मैड्रिड ने अपना 35th ला लीगा टाइटल जीत लिया है। और आपको जानना चाहिए, अभी इस सीजन में रियल मैड्रिड के जो है 4 मैचेस रिमेन थे और इसके बावजूद उन्होंने ये टाइटल अब जीत लिया है। रियल मैड्रिड जो है ये स्पेनिश प्रोफेशनल फुटबॉल क्लब है जो कि मैड्रिड में बेस्ड है। IRDAI raised the investment ceiling for insurance companies in BFSI sector to how much %? IRDAI ने BFSI क्षेत्र में बीमा कंपनियों के लिए निवेश की सीमा को बढ़ाकर कितने प्रतिशत कर दिया है? ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन सी रहेगा, 30%। महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, जानेंगे इसके बारे में। तो देखिए, BFSI सेक्टर यानी कि बैंकिंग, फाइनेंशियल सर्विसेज एंड इंश्योरेंस, इस सेक्टर में जो भी इंश्योरेंस कंपनीज हैं तो उनकी जो इन्वेस्टमेंट लिमिट है उसको अब 25% से बढ़ाकर 30% कर दिया है इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया यानी कि IRDAI ने। बाकी आपको जानना चाहिए, IRDAI के चेयरपर्सन देबाशीष पांडा है, हाल ही में नियुक्ति हुई है। महत्वपूर्ण है आपके लिए जानना। हेडक्वार्टर्स हैदराबाद तेलंगाना में है और इसकी स्थापना 1999 में हुई थी। आपको ये भी जानना चाहिए कि जो IRDAI है ये एक रेगुलेटरी बॉडी है अंडर द जुरिस्डिक्शन ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस और 10 मेंबर्स इसमें होते हैं, एक चेयरमैन, 5 होल टाइम मेंबर और 4 पार्ट टाइम मेंबर्स। Which of the following has become the first district in India to cover 100% households under ABPMJ सेहत स्कीम?
तो क्वेश्चन में पूछ रहे हैं कि निम्नलिखित में से कौन ABPMJ सेहत योजना के तहत 100% घरों को कवर करने वाला भारत का पहला जिला बन गया है। ऑप्शन आपके सामने है। सही आंसर ऑप्शन डी है, सांबा डिस्ट्रिक्ट, जम्मू एंड कश्मीर। तो जानेंगे इसके बारे में। तो देखिए, जम्मू एंड कश्मीर यूनियन टेरेटरी में जम्मू डिवीज़न में सांबा डिस्ट्रिक्ट जो है ये फर्स्ट डिस्ट्रिक्ट बन गया है इंडिया का, जहाँ पर कि आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना सेहत स्कीम, इसमें 100% हाउस होल्ड्स एनरोल्ड कर दिए गए हैं। तो देखिए यहाँ पर जो सांबा डिस्ट्रिक्ट है, यहाँ पर 62,641 फैमिलीज़ हैं और जिनमें कि 3,04,510 पीपल हैं जो कि ABPMJ सेहत गोल्डन कार्ड्स के लिए एलिजिबल है और इन सभी को यहाँ पर एनरोल कर लिया गया है। तो एक तो आप इसकी फुल फॉर्म याद रखिएगा और बाकी आपको जानना चाहिए जो ये ABPMJ सेहत स्कीम है, ये वर्ल्ड की लार्जेस्ट हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम है जिसे फुली फाइनेंस किया गया है गवर्नमेंट के द्वारा और इसमें 5 लाख रुपए तक का जो है आपको फ्री ट्रीटमेंट दिया जाता है गोल्डन कार्ड के जरिए। बाकी इस स्कीम के बारे में आप पढ़ सकते हैं, जम्मू एंड कश्मीर में लागू हुई है। अंडर रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड यानी कि RIDF विच स्टेट रिसीव्ड द हाईएस्ट फाइनेंशियल सपोर्ट फ्रॉम नाबार्ड। रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड के तहत किस राज्य को नाबार्ड से सबसे ज़्यादा वित्तीय सहायता मिली है? ऑप्शंस आपके सामने हैं और सही आंसर ऑप्शन ए रहेगा, उड़ीसा। तो देखिए, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट यानी कि नाबार्ड, इसने 31,786 करोड़ रुपए उड़ीसा को दिए हैं 2021-22 फाइनेंशियल ईयर में, जो कि किसी अन्य राज्य से सबसे अधिक है। इस तरह क्वेश्चन भी आपके बैंक एग्जाम में पूछ लिया जाता है। बाकी आपको ये जानना चाहिए कि एक और इससे संबंधित न्यूज़ है, नाबार्ड से संबंधित ही, कि देखिए जो हमारे भारत में जो डिस्ट्रेस्ड फार्मर्स हैं उनकी सही से पहचान हो सके, उनको आइडेंटिफाई किया जा सके और उसके हिसाब से उन्हें सपोर्ट किया जा सके, इसके लिए नाबार्ड एक प्लानिंग कर रहा है कि हम फार्मर डिस्ट्रेस इंडेक्स FDI इसको जो है क्रिएट करेंगे। तो इस तरह क्वेश्चन ये बन जाता है कि हाल ही में किस संस्था ने अनाउंस किया है कि वो फार्मर डिस्ट्रेस इंडेक्स इसको डेवलप करेगा? तो सही आंसर नाबार्ड होगा। यहाँ पर देख सकते हैं, नाबार्ड प्लान्स फार्मर्स डिस्ट्रेस इंडेक्स टू अलॉट एप्रोप्रिएट पैकेजेस ऑफ सपोर्ट। Which company won the Green Brand of the Year title at the prestigious Olive Crown Award 2022? प्रतिष्ठित Olive Crown Award 2022 में किस कंपनी ने ग्रीन ब्रांड ऑफ द ईयर का खिताब जीता है? ऑप्शंस आपके सामने है। सही आंसर ऑप्शन डी है, EESL। तो देखिए, EESL यानी कि एनर्जी एफिशिएंसी सर्विसेज लिमिटेड, इसने ग्रीन ब्रांड ऑफ द ईयर टाइटल जीता है। कहाँ पर? ऑलिव क्राउन अवार्ड 2022 में, जिसको कि इंटरनेशनल एडवर्टाइजिंग एसोसिएशन के तहत ऑर्गेनाइज किया गया। आपको जानना चाहिए EESL को ये अवार्ड इनके नाउ और नेवर कैंपेन के लिए दिया गया है। EESL के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर अरुण कुमार मिश्रा हैं और हेडक्वार्टर्स न्यू दिल्ली में है। Which of the following has become the first city in the country to have vacuum based sewers? निम्नलिखित में से कौन वैक्यूम आधारित सीवर वाला देश का पहला शहर बन गया है? ऑप्शंस आपके सामने है। सही आंसर ऑप्शन ए रहेगा, आगरा। अच्छा, एक बात आप जरूर याद रखिएगा, यदि आप जैसे जिस पेपर में भी आपका इंग्लिश आता है, मान लीजिए SSC है या फिर स्टेट का कोई एग्जाम है, तो वहाँ पर एक क्वेश्चन बनता है कि रॉन्ग स्पेलिंग किसकी है ना, 4 ऑप्शन दे देते हैं, तो वहाँ पर ये वैक्यूम बहुत बार पूछा जाता है क्योंकि इसकी स्पेलिंग में गड़बड़ कर देते हैं। यहाँ पर VACCUM हम कर देते हैं, जबकि यहाँ पर सिंगल C आता है और U डबल आता है। तो इस चीज़ को आप नोट डाउन जरूर रखिएगा। कभी कभी इंग्लिश में भी आ जाता है ना कि कौन सा सेक्शन आपका रॉन्ग है, A B C D, और वो जो B वाला सेक्शन होता है सेंटेंस का, वहाँ पर वैक्यूम लिखा रहता है और VACC लिखा रहता है, और हम जो है उसको जो है पकड़ नहीं पाते हैं कि हाँ इसकी स्पेलिंग गलत है। तो याद रखेंगे VACW आता है इसमें, WM। तो देखिए, उत्तर प्रदेश के आगरा में, यानी कि जो ताजमहल का शहर है आगरा, तो ये फर्स्ट सिटी बन गया है देश में जहाँ पर वैक्यूम बेस्ड सीवर्स हैं। तो 240 हाउसेस जो ताजमहल के इर्द गिर्द हैं, उन सभी को वैक्यूम बेस्ड सीवर से कनेक्ट किया गया है, क्योंकि यहाँ पर जो कन्वेंशनल सीवर सिस्टम है ये यूज़ नहीं किया गया है। Which of the following will buy 51% गवर्नमेंट स्टेक इन पवन हंस फॉर ₹211.14 करोड़? निम्नलिखित में से कौन पवन हंस में 211.14 करोड़ रुपए में 51% सरकारी हिस्सेदारी खरीदेगा? ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन सी रहेगा, Star9 मोबिलिटी। तो देखिए, एक गवर्नमेंट पैनल
यहाँ पर बनाया गया था, और किस लिए, जो पवन हंस लिमिटेड है इसके प्राइवेटाइजेशन के लिए। अब ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के तहत आता है, तो इसके प्राइवेटाइजेशन के लिए गवर्नमेंट पैनल बनाया गया था, और उन्होंने एक बिड एक्सेप्ट कर ली है, एक बोली एक्सेप्ट कर ली है 211.14 करोड़ रुपए की, और ये बोली लगाई है स्टार 9 मोबिलिटी प्राइवेट लिमिटेड ने। तो जो रोहिणी हेलीपोर्ट है दिल्ली में, तो यही पवन हंस का जो है बेस रहेगा, यहीं से ही ये अपनी फ़्लाइट्स वगैरह जारी रखेंगे। आपको जानना चाहिए जो पवन हंस लिमिटेड है ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और ONGC के बीच में एक जॉइंट वेंचर है, जिसमें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 51% जो है शेयर्स रखती है और ONGC के पास 49% शेयर है। विच स्टेट विल ऑब्जर्व माइनॉरिटीज राइट्स डे एनुअली ऑन December 18? कौन सा राज्य 18 दिसंबर को प्रतिवर्ष अल्पसंख्यक अधिकार दिवस मनाएगा? ऑप्शंस आपके सामने, सही आंसर ऑप्शन सी रहेगा, तमिलनाडु। तो तमिलनाडु गवर्नमेंट ने कहा है कि हम 18 दिसंबर को हर साल माइनॉरिटीज राइट्स डे सेलिब्रेट करेंगे, और इसके लिए 2.5 लाख रुपए भी अलग से इस पर्पस के लिए निकाल दिए गए। ईयर मार्क्ड, ये शब्द भी आप याद रखिएगा। ईयर मार्क मतलब होता है किसी पर्पस के लिए अलग से रख देना, है ना। मान लीजिए 100 रुपये का बजट है और आपने कहा हम 10 रुपये अलग से इस पर्पस के लिए रख देते हैं, यानी कि आप ईयर मार्क कर रहे हैं उस 10 रुपये को। बाकी आपको जानना चाहिए तमिलनाडु के चीफ मिनिस्टर ने इससे पहले जो M.K. स्टैलिन है, हाल ही में उन्होंने ये भी कहा था कि 14 अप्रैल को जो डॉक्टर B.R. अम्बेडकर की जो बर्थ एनिवर्सरी आती है उसको हम इक्वालिटी डे के रूप में हर साल मनाएंगे, यानी कि समत्हुआ नाल, यानी कि इक्वालिटी डे के रूप में मनाएंगे। तो दोनों करंट अफेयर्स तमिलनाडु से संबंधित है, महत्वपूर्ण है, याद रखिएगा। वर्ल्ड टूना डे इज सेलिब्रेटेड ऑन विच डे? तो विश्व टूना दिवस किस दिन मनाया जाता है? सही आंसर ऑप्शन बी रहेगा, May 2। तो 2 मई को हर साल वर्ल्ड टूना डे मनाया जाता है। टूना क्या है? ये एक फिश यानी कि मछली है, इसकी प्रजाति है, इसको टूना फिश बोलते हैं, और इसके मीट की काफ़ी डिमांड रहती है, इसलिए इसका जो है काफ़ी शिकार किया जाता है, और ये इंडेंजर्ड स्पीसीज बन गई है। शिकार मतलब इसको पकड़ा जाता है ना। तो देखिए 2016 में वर्ल्ड टूना डे यूनाइटेड नेशंस द्वारा डिक्लेयर किया गया था टूना डे को प्रिजर्व करने के लिए। Who has been declared the winner of the Indian Pharma Innovation of the Year Award? इंडियन फार्मा इनोवेशन ऑफ द ईयर अवार्ड का विजेता कौन बना है? ऑप्शंस आपके सामने हैं, सही आंसर ऑप्शन डी रहेगा, ग्लेनमार्क फार्मास्यूटिकल्स। तो ग्लेनमार्क फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड जो कि ग्लोबल फार्मास्यूटिकल कंपनी है, इसे इंडियन फार्मा इनोवेशन ऑफ द ईयर अवार्ड दिया गया है। सिप्ला को मिला है इंडियन फार्मा लीडर ऑफ द ईयर अवार्ड, और मेरी लाइफ साइंसेस प्राइवेट लिमिटेड को मिला है इंडियन मेडिकल डिवाइस इनोवेशन ऑफ द ईयर अवार्ड। ये अवार्ड्स ऑर्गेनाइज किए गए डिपार्टमेंट ऑफ फार्मास्यूटिकल्स, मिनिस्ट्री ऑफ केमिकल एंड फर्टिलाइजर्स और द फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, फिक्की एंड इन्वेस्ट इंडिया। तो इन तीनों ने ही मिलकर ये अवार्ड्स ऑर्गेनाइज किए हैं। ब्रूस टी ब्रोइस हैज़ बीन अपॉइंटेड एज MD एंड CEO ऑफ विच कंपनी? सो ब्रूस टी ब्रोइस को किस कंपनी के MD और CEO के रूप में नियुक्त किया गया है? ऑप्शंस आपके सामने हैं, सही आंसर ऑप्शन डी रहेगा, फ्यूचर जनरली इंडिया इंश्योरेंस। तो देखिए जनरली एशिया ने कहा है कि ब्रूस टी ब्रोइस, इनको MD एंड CEO हम बना रहे हैं फ्यूचर जनरली इंडिया लाइफ इंश्योरेंस का, और ये मिरनजीत मुखर्जी से टेक ओवर करेंगे। Which airline has become the first to use the indigenous navigation system गगन? स्वदेशी नेविगेशन प्रणाली गगन का उपयोग करने वाली पहली एयरलाइन कौन सी बन गई है? ऑप्शंस आपके सामने है, सही आंसर ऑप्शन ए रहेगा, इंडिगो। तो देखिए इंडिगो फर्स्ट एयरलाइन बन गई है एशिया की जो अपने एयरक्राफ्ट्स को लैंड कराने के लिए जो इंडिजिनस यानी कि स्वदेशी नेविगेशन सिस्टम है जिसका नाम गगन है, इसको यूज़ कर रहा है। तो देखिए इसको इन्होंने जो है टेस्ट भी किया। तो जो ATR 72 एयरक्राफ्ट से इन्होंने टेस्ट किया, इसकी जब लैंडिंग हुई किशनगढ़ एयरपोर्ट राजस्थान में, तो इसके लैंडिंग के लिए इन्होंने जो ये गगन है यानी कि GPS एडेड जियो ऑगमेंटेड नेविगेशन, ये इसकी फुल फॉर्म है, इसके द्वारा इन्होंने लैंडिंग कराई है। आपको जानना चाहिए जो गगन है ये नेविगेशन सिस्टम है और इसको एयरपोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया और इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन ISRO इन दोनों द्वारा जॉइंटली डेवलप किया गया है। यहाँ पर देख सकते हैं गगन इज यूज्ड टू प्रोवाइड लेटरल एंड वर्टिकल गाइडेंस व्हेन एन एयरक्राफ्ट इज अप्रोचिंग अ रनवे फॉर लैंडिंग। जब लैंडिंग के लिए
अप्रोच कर रहा है तब उसके लेटरल एंड वर्टिकल गाइडेंस जो है गगन से प्राप्त होती है। इंटरनेशनल वर्कर्स डे और लेबर डे इज सेलिब्रेटेड ऑन विच डे? अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस या मजदूर दिवस किस दिन मनाया जाता है? ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन ए रहेगा 1 मई। तो देखिए लेबर डे या फिर कामगार दिन या फिर इंटरनेशनल वर्कर्स डे या फिर मई दिवस आप कहते हैं, मई डे इसको बोलते हैं, ये 1 मई को जो है ऑब्जर्व किया जाता है। जो वर्किंग क्लास है उनको एक सम्मान यहाँ पर दिया जाता है, जो मजदूर क्लास है काफ़ी मेहनत करते हैं उनको एक सम्मान दिया जाता है इस दिन के जरिए। सबसे पहले ये 1 मई 1890 को सेलिब्रेट किया गया था। उसके बाद फिर जो फर्स्ट इंटरनेशनल कांग्रेस ऑफ सोशलिस्ट पार्टीज़ ये जो हुई यूरोप में 14 जुलाई 1889 को पेरिस फ्रांस में, उसके बाद इन्होंने कहा कि हर साल 1 मई को हम ये वर्कर्स डे ऑफ इंटरनेशनल यूनिटी एंड सॉलिडरिटी, ठीक है, इसके तहत मनाएंगे क्या? लेबर डे। अच्छा इंडिया की बात करें तो 1 मई डे यानी कि फर्स्ट लेबर डे जो भारत में मनाया गया, ये मद्रास यानी कि अब के चेन्नई में मनाया गया था लेबर किसान पार्टी ऑफ हिंदुस्तान के द्वारा 1 मई 1923 को। अच्छा आपको ये भी जानना चाहिए 1 मई और रीजन से भी खास है क्योंकि इस दिन महाराष्ट्र डे और गुजरात डे भी मनाया जाता है, क्योंकि 1 मई 1960 को ही जो बॉम्बे स्टेट है उसको डिवाइड कर दिया गया था महाराष्ट्र में और गुजरात में। Who has been chosen for the Commonwealth Points of Light Award? कॉमनवेल्थ पॉइंट्स ऑफ लाइट अवार्ड के लिए किसे चुना गया है? ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन डी रहेगा किशोर कुमार दास। तो देखिए एक एजुकेशनल चैरिटी फाउंडेशन है जिसका नाम है विद्यानंदो, तो इसके फाउंडर हैं किशोर कुमार दास, ये बांग्लादेश से हैं। इनको कॉमनवेल्थ पॉइंट्स ऑफ लाइट अवार्ड के लिए चुना गया है फॉर हिज एक्सेप्शनल वर्क इन इम्प्रूविंग एक्सेस टू एजुकेशन फॉर चिल्ड्रन फ्रॉम मार्जिनलाइज्ड बैकग्राउंड। तो देखिए जो मार्जिनलाइज्ड बैकग्राउंड से जो बच्चे आते हैं, है ना, जो अफोर्ड एजुकेशन नहीं कर सकते, जिनकी आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं है, तो उनको एजुकेशन प्रोवाइड कराने के लिए किशोर कुमार दास को कॉमनवेल्थ पॉइंट्स ऑफ द लाइट अवार्ड से सम्मानित किया गया है। यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कॉमनवेल्थ पॉइंट ऑफ लाइट अवार्ड्स रिकॉग्नाइज आउटस्टैंडिंग इंडिविजुअल वॉलंटियर्स हु आर मेकिंग अ चेंज इन देयर कम्युनिटी। विच कंट्रीज फॉर्मर प्रेसिडेंट मोवाई किबाकी हैज डाइड एट द एज ऑफ 90? किस देश के पूर्व राष्ट्रपति मोवाई किबाकी का 19 वर्ष की आयु में निधन हो गया है? ऑप्शंस आपके सामने है। सही आंसर ऑप्शन ए रहेगा केन्या। तो केन्या के प्रेसिडेंट रहे हैं पूर्व मोवाई किबाकी, इनका 90 साल की उम्र में निधन हो गया है। 2002 से 2013 तक काफ़ी लंबे समय तक ये केन्या के प्रेसिडेंट रहे। अगर जाने हम केन्या के बारे में तो कैपिटल नैरोबी आप सभी जानते हैं, करेंसी केन्यन शिलिंग है। विच IIM हैज साइंड MOU विद इंडियन नेवी टू एक्सचेंज बेस्ट प्रैक्टिसेस? किस IIM ने बेस्ट प्रैक्टिसेस का आदान प्रदान करने के लिए भारतीय नौसेना के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन सी रहेगा IIM कोझिकोड। तो IIM कोझिकोड, IIM मतलब इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट। तो IIM कोझिकोड ने नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशनल एंड ट्रेनिंग टेक्नोलॉजी NIETT इसके साथ एक MOU साइन किया है फॉर कोलैबोरेशन एंड एक्सचेंज ऑफ बेस्ट प्रैक्टिसेस इन द फील्ड ऑफ इंस्ट्रक्शनल लीडरशिप, एजुकेशनल साइकोलॉजी एंड मैनेजमेंट। Which nation has hosted the world's largest cyber exercise Locked Shields 2022? किस देश ने दुनिया के सबसे बड़े साइबर अभ्यास Locked Shields 2022 की मेजबानी की है? ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन सी रहेगा एस्टोनिया। तो देखिए एस्टोनिया की कैपिटल है तलिन। तो यहाँ पर नाटो कोऑपरेटिव साइबर डिफेंस सेंटर ऑफ एक्सीलेंस ये यहाँ पर स्थित है, जिसे आप CCDCOE बोलेंगे। तो इन्होंने ही ये लॉक्ड शील्ड्स 2022 इस जो साइबर डिफेंस एक्सरसाइज है इसको ऑर्गेनाइज किया है। बाकी एस्टोनिया के बारे में आपको जानना चाहिए, करेंसी यूरो है, कैपिटल तैलीन है, प्राइम मिनिस्टर है काजा कैलास। विच हैज़ बिकम द ओनली कंपनी इन इंडिया टू हैव रिकॉर्डेड अ टर्नओवर ऑफ रुपीज़ 1 लाख करोड़, 1 लाख करोड़ रुपए का कारोबार दर्ज करने वाली भारत की एकमात्र कंपनी कौन सी बन गई है? ऑप्शंस आपके सामने है। सही आंसर ऑप्शन डी रहेगा खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज कमीशन। तो देखिए बात हो रही है 2021-22 सत्र की, तो यहाँ पर खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज कमीशन यानी कि KVIC इसने 2021-22 में 1 लाख करोड़ से ज़्यादा का टर्नओवर रिपोर्ट किया है। और किसी भी FMCG यानी कि फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स कंपनी
के लिए जो है ये काफ़ी बड़ी बात है। तो अब ये देश में इकलौती ऐसी कंपनी बन गई है जिसने किसी फाइनेंशियल ईयर में 1 लाख करोड़ रुपए का टर्नओवर रिपोर्ट किया है। तो देखिए फिजिकल ईयर 2021-22 की अगर बात करें तो ओवरऑल टर्नओवर जो KVIC का रहा ये 1,15,415.22 करोड़ रुपए रहा है, जबकि 2020-21 में यही 95,741 करोड़ रुपए था। बाकी आपको KVIC के बारे में जानना चाहिए, पूछ लेते हैं कभी कभी इसके बारे में भी। तो जो KVIC है इसकी स्थापना खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज कमीशन एक्ट ऑफ 1956 के तहत अप्रैल 1957 में की गई थी। एक स्टैट्यूटरी बॉडी है, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी नहीं है। KVIC के चेयरमैन विनय कुमार सक्सेना है, हेडक्वार्टर्स मुंबई महाराष्ट्र में है। तो चेयरमैन याद रखिएगा विनय कुमार सक्सेना। हु विल हेड सेबीज एडवाइजरी कमिटी ऑन मार्केट डेटा, मार्केट डेटा पर सेबी की सलाहकार समिति का प्रमुख कौन होगा? ऑप्शंस आपके सामने है, सही आंसर ऑप्शन ए रहेगा MS साहू। तो सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया यानी कि सेबी, तो इसने मार्केट डेटा पर एक एडवाइजरी कमेटी बनाई थी और उसको अब रिस्ट्रक्चर्ड किया गया है। रिस्ट्रक्चर्ड मतलब मेंबर ऐड किए गए हों या फिर घटाए गए हों या फिर जो चेयरमैन हैं वो बदले गए हों, तो उसको बोलते हैं रिस्ट्रक्चरिंग ऑफ अ कमेटी। तो जो सिक्योरिटीज़ मार्केट डेटा है उससे एक्सेस और प्राइवेसी से संबंधित ये कमेटी बनाई गई थी ताकि जो डेटा है सिक्योरिटी मार्केट का वो जो है इजीली जो है एक्सेसिबल ना रहे, अच्छी उसकी सिक्योरिटी रहे। तो देखिए ये जो कमेटी बनाई गई थी इसमें पहले 20 मेंबर थे, अब एक मेंबर और इसमें बढ़ाया गया है, 21 मेंबर्स इसमें हो गए हैं और इसके चेयरपर्सन है MS साहू। हु हैज़ वॉन द व्हिटली गोल्ड अवार्ड, व्हिटली गोल्ड अवार्ड किसने जीता है? ऑप्शंस आपके सामने है, सही आंसर ऑप्शन सी रहेगा चारुदत्त मिश्रा। तो चारुदत्त मिश्रा जो कि एक स्नो लेपर्ड कंजर्वेशनिस्ट हैं, इन्हें व्हिटली गोल्ड अवार्ड दिया गया है रॉयल ज्योग्राफिकल सोसाइटी लंदन में। तो किस लिए दिया गया है? इनके जो एफर्ट्स रहे, इनके जो प्रयास रहे हैं ये लेपर्ड को सेव करने में, इनके संरक्षण में, इसलिए इनको ये व्हिटली गोल्ड अवार्ड दिया गया है। और ये पहली दफ़ा नहीं है जब इनको दिया गया है, ये इनको 2005 में भी पहले दिया जा चुका है। तो देखिए आप देख सकते हैं मिश्रा है सेवरल फर्स्ट टू हिज क्रेडिट, ठीक है। तो इनके नाम के आगे कई सारे जो है फर्स्ट हैं, यानी कि कई सारे ऐसे काम किए हैं इन्होंने जो पहली बार इन्हीं के द्वारा किए गए हैं। जैसे कि ये फर्स्ट इंटरनेशनल एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर रहे स्नो लेपर्ड ट्रस्ट के, जिसको कि 1981 में स्थापना की गई थी और सेटल में है ये। PM नरेंद्र मोदी इनॉग्रेटेड सेमिकॉन इंडिया कॉन्फ्रेंस 2022 इन विच सिटी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस शहर में सेमिकॉन इंडिया सम्मेलन 2022 का उद्घाटन किया है? ऑप्शंस आपके सामने है, सही आंसर ऑप्शन बी रहेगा बेंगलुरु। तो देखिए यहाँ पर पूरी जानकारी इसकी आपको मिल जाएगी। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सेमिकॉन इंडिया कॉन्फ्रेंस 2022 को जो है उद्घाटन किया। आपको बता दें 29 अप्रैल से 1 मई तक चली है बेंगलुरु में। किसके द्वारा ऑर्गेनाइज की गई? इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन द्वारा ये ऑर्गेनाइज की गई है। बाकी और इंडस्ट्री एसोसिएशंस ने यहाँ पर मिलकर इसको होस्ट किया है। सबसे महत्वपूर्ण इस क्वेश्चन में है कि इसका थीम क्या है? इसका थीम रहा कैटेलाइजिंग इंडिया सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम, ये महत्वपूर्ण है। बाकी आपको जानना चाहिए जब इसको इनॉग्रेट किया गया तो प्राइम मिनिस्टर द्वारा कुछ बातें कही गई जो कि महत्वपूर्ण है। एक तो ये कि 1.3 बिलियन इंडियंस को डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर से कनेक्ट किया जाएगा। साथ ही 2026 तक जो भारत का अपना सेमीकंडक्टर्स कंजम्पशन है वो $80 बिलियन जो है क्रॉस कर जाएगा और 2030 तक $110 बिलियन जो है क्रॉस कर जाएगा। क्या? सेमीकंडक्टर कंजम्पशन, यानी कि जहाँ पर यूज़ होता है ना डिवाइसेस वगैरह जो भी है। तो देखिए जब भी प्राइम मिनिस्टर या फिर वाइस प्रेसिडेंट या प्रेसिडेंट कुछ इस तरह का डेटा बताएं जिसमें कि कोई टाइमलाइन दी गई हो कि हम 2030 तक ऐसा कर लेंगे, 2025 तक हमने ये लक्ष्य रखा है, वो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है। व्हाट इज़ द थीम फॉर द वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे 2022? विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस जो कि 3 मई को मनाया जा रहा है, इसका विषय क्या रहा है? ऑप्शंस आपके सामने है, सही आंसर ऑप्शन सी रहेगा जर्नलिज्म अंडर डिजिटल सीज। तो देखिए यूनाइटेड नेशंस द्वारा 3 मई को वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे मनाया जाता है और इस बार 2022 में इसका थीम रहा जर्नलिज्म अंडर डिजिटल सीज। तो देखिए और 2 से 5 मई 2022 तक यूनेस्को और रिपब्लिक ऑफ उरुग्वे इन दोनों के द्वारा जो है एनुअल वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे ग्लोबल कॉन्फ्रेंस भी आयोजित की जा रही है। तो आप ये याद रखेंगे कि इस जो वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे इस बार
कौन सा देश इसको होस्ट कर रहा है? ये है उरुग्वे। बाकी यूनेस्को जो है इस वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे के दिन गुलियर्मो कैनो वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम प्राइज भी देता है। नेम द फॉर्मर चेयरमैन ऑफ द स्टेट बैंक ऑफ इंडिया हु जॉइंड इंडिफी टेक्नोलॉजीज एज एडवाइजर। भारतीय स्टेट बैंक के पूर्व अध्यक्ष का नाम बताइए जो इंडिफी टेक्नोलॉजीज में सलाहकार के रूप में शामिल हुए हैं। ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन बी रहेगा रजनीश कुमार। तो रजनीश कुमार का नाम आप सभी ने सुना होगा, एसबीआई के फॉर्मर चेयरमैन रह चुके हैं। तो इनको जो ऑनलाइन लैंडिंग प्लेटफॉर्म है इंडिफी टेक्नोलॉजीज, इन्होंने अपना एडवाइज़र नियुक्त किया है। आपको बता दें इससे पहले भारत पे बोर्ड के चेयरमैन के रूप में भी शामिल हुए हैं। इनके अलावा HSBC एशिया पैसिफिक के जो बोर्ड है उसमें भी शामिल है, L&T इन्फोटेक का जो बोर्ड है उसमें भी शामिल है, और हीरो मोटोकॉर्प के बोर्ड में भी ये शामिल है। विच बैंक हैज़ अप्रूव्ड $47 मिलियन प्रोजेक्ट टू सपोर्ट द गवर्नमेंट ऑफ इंडियाज मिशन कर्मयोगी। भारत सरकार के मिशन कर्मयोगी का समर्थन करने के लिए किस बैंक ने $47 मिलियन की परियोजना को मंजूरी दी है? ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन ए रहेगा वर्ल्ड बैंक। तो वर्ल्ड बैंक ने भारत सरकार का जो मिशन कर्मयोगी है इसको सपोर्ट करने के लिए $47 मिलियन अप्रूव किए हैं। आपको जानना चाहिए मिशन कर्मयोगी ये सिविल सर्विस से संबंधित है, जो सिविल सर्विस है उसकी कैपेसिटी बढ़ाने से संबंधित है। तो यहाँ पर वर्ल्ड बैंक या फिर आप कह सकते हैं इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट, इसके द्वारा ये लोन दिया गया है। 11 साल का मैच्योरिटी पीरियड है, 4.5 साल का ग्रेस पीरियड है। तो यहाँ पर आपके लिए महत्वपूर्ण रहेगा कि जो मिशन कर्मयोगी है कब लॉन्च हुआ था? ये सितंबर 2020 में लॉन्च हुआ था, या आप इसको कहेंगे नेशनल प्रोग्राम फॉर सिविल सर्विसेज कैपेसिटी बिल्डिंग। तो जो सिविल सर्विसेज हैं, जो सिविल ऑफिसर हैं, है ना, तो इनकी कैपेसिटी बिल्डिंग का ये प्रोग्राम है। कैपेसिटी उनकी बढ़ सके, काम तेज़ी से हो सके, एग्जीक्यूशन जो आपके प्रोसेस चल रहे हैं वो जल्दी से हो सके। इंडियाज़ फार्मा एक्सपोर्ट्स ग्रू बाय हाउ मच % सिंस 2013-14। 2013-14 के बाद से भारत का फार्मा निर्यात कितने प्रतिशत बढ़ा है? ऑप्शंस आपके सामने है। सही आंसर ऑप्शन ए रहेगा 103%। तो देखिए जानेंगे इसके बारे में। तो इंडिया का जो फार्मा एक्सपोर्ट रहा, यानी फार्मा निर्यात जो रहा, फार्मेसी से संबंधित कोई प्रोडक्ट हो, सर्विस हो, तो उसने जो है 2013-14 के बाद से 103% की वृद्धि देखी है। जहां 2013-14 में 90,415 करोड़ रुपए का हमने फार्मा एक्सपोर्ट किया, वहीं 2021-22 में 1,83,422 करोड़ का हमने जो है फार्मा एक्सपोर्ट किया है। आपको जानना चाहिए कि वर्ल्ड में अलग अलग बीमारी की जो भी वैक्सीन हैं उनमें 60% वैक्सीन भारत द्वारा प्रोवाइड की जाती है, और जो जेनेरिक मेडिसिन हैं पूरे विश्व में उनमें 20% भारत द्वारा प्रोवाइड कराई जाती हैं। और अगर हम जो फार्मा एक्सपोर्ट की बात करें, यदि हम प्रोडक्शन अगर वॉल्यूम के हिसाब से देखें, प्रोडक्शन बाय वॉल्यूम, तो भारत की रैंक 3rd है। अगर हम वैल्यू के हिसाब से देखें, यानी कि करोड़ में या फिर और किसी उसमें करेंसी में, तो 14th भारत की यहाँ पर वैल्यू है फार्मा एक्सपोर्ट के मामले में। वैल्यू के हिसाब से 14th रैंक है। साथ ही आपको जानना चाहिए भारत सबसे ज़्यादा जो फार्मा एक्सपोर्ट करता है वो कहाँ करता है? वो USA में करता है, फिर UK, फिर साउथ अफ्रीका, रशिया एंड नाइजीरिया। FinMap has collaborated with which of the following to introduce the fixed deposit feature on the FinMap app। FinMap ने FinMap ऐप पर फिक्स्ड डिपॉजिट फीचर पेश करने के लिए से किसके साथ सहयोग किया है? ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन ए रहेगा बजाज फाइनेंस। तो देखिए फिनटेक कंपनी है FinMap, तो इसने अपना एक नया फीचर लॉन्च किया है फिक्स्ड डिपॉजिट, और इसको किस पे किया है? FinMap एप्लीकेशन पर लॉन्च किया है। किसके साथ मिलकर? बजाज फाइनेंस के साथ मिलकर। और हाल ही में हमने ये भी देखा था FinMap से संबंधित करंट अफेयर्स की FinMap को PFRDA और IRDAI से लाइसेंस मिल गया है, जिसके तहत ये NPS और इंश्योरेंस सेल कर सकता है। ये हमने MCQ फॉर्मेट में भी किया है क्वेश्चन। जामताड़ा in which state has become the only district in India where all ग्राम पंचायत have community libraries। जामताड़ा किस राज्य में भारत का एकमात्र जिला बन गया है जहां सभी ग्राम पंचायतों में सामुदायिक पुस्तकालय है? ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन बी रहेगा झारखंड। तो देखिए झारखंड का जामताड़ा जो है ये पूरे भारत में इकलौता ऐसा डिस्ट्रिक्ट बन गया है जहाँ पर सभी ग्राम पंचायत में कम्युनिटीज़ लाइब्रेरीज उपलब्ध हैं। बाकी झारखंड के बारे में आप जानते हैं, कैपिटल रांची है, चीफ मिनिस्टर हेमंत सोरेन है, गवर्नर रमेश बैस हैं। गूगल साइंड MOU विद विच स्टेट गवर्नमेंट टू स्किल अप यूथ एंड विमेन।
युवाओं और महिलाओं को कुशल बनाने के लिए गूगल ने किस राज्य सरकार के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए? ऑप्शंस आपके सामने है, सही आंसर ऑप्शन सी रहेगा, तेलंगाना। तो गूगल ने यहाँ पर एक MOU यानी कि मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया है तेलंगाना गवर्नमेंट के साथ, जिसके तहत जो यूथ और वीमेन एंटरप्रेन्योर्स हैं इस राज्य में, उन्हें डिजिटल इकोनॉमी का बेनिफिट प्रोवाइड कराया जाएगा। साथ ही तेलंगाना गवर्नमेंट के जो एफर्ट्स हैं, जो प्रयास हैं, जिसके तहत ये पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन को इम्प्रूव करना चाहता है, उसमें भी गूगल इनका सपोर्ट करेगा। और एग्रीकल्चर में डिजिटल टेक्नोलॉजीज़ का यूज़ किस तरह से हो, उसमें भी गूगल जो है तेलंगाना राज्य सरकार की मदद करेगा। बाकी आप जानते हैं तेलंगाना की गवर्नर तमिलसाई सौंदरराजन है, कैपिटल हैदराबाद है, चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव हैं। Bank of Baroda recently launched BOB World Gold, a new feature on its BOB World mobile banking platform designed especially for which type of customers? बैंक ऑफ बड़ौदा ने हाल ही में BOB वर्ल्ड मोबाइल बैंकिंग प्लेटफॉर्म पर एक नई सुविधा BOB वर्ल्ड गोल्ड लॉन्च किया है, जिसे विशेष रूप से किस तरह के कस्टमर्स के लिए डिजाइन किया गया है? ऑप्शंस आपके सामने हैं, सही आंसर ऑप्शन बी रहेगा, सीनियर सिटीजन्स। तो देखिए बैंक ऑफ बड़ौदा ने कहा है कि हमने BOB वर्ल्ड गोल्ड, जो कि एक नया फीचर है, ये लॉन्च किया है BOB वर्ल्ड मोबाइल बैंकिंग प्लेटफॉर्म पर, जो कि खास करके जो सीनियर्स लोग हैं, जो सीनियर सिटीजन है या फिर एल्डरली पीपल हैं, उनके लिए हमने लॉन्च किया है। तो इसके तहत अब सिंपल, स्मूथ और सिक्योर मोबाइल बैंकिंग एक्सपीरियंस हम अपने सीनियर कस्टमर्स को प्रोवाइड करा रहे हैं। बाकी आपको ये जानना चाहिए, देखिए जो BOB वर्ल्ड गोल्ड है, तो अब इसमें क्या हो गया है, नेविगेशन इजी बना दिया गया है, लार्ज फ़ॉन्ट प्रोवाइड कराया गया है, सफिशिएंट स्पेसिंग प्रोवाइड कराई गई है, क्लियर मेन्यू यहाँ पर प्रोवाइड कराया गया है। बाकी यहाँ पर वॉइस बेस्ड सर्च सर्विस भी प्रोवाइड कराई गई है। बैंक ऑफ बड़ौदा के बारे में आपको जानना चाहिए, हेडक्वार्टर्स वडोदरा गुजरात में है, MD एंड CEO संजीव चड्डा है, टैगलाइन इंडियाज इंटरनेशनल बैंक है। साथ ही आपको ये भी जानना चाहिए कि 20 जुलाई 1908 को इस बैंक की स्थापना जो बड़ौदा के महाराज रहे सयाजी राव गायकवाड़ III इनके द्वारा की गई थी। कोर इंडस्ट्रीज ग्रू बाय हाउ मच % ड्यूरिंग फिजिकल ईयर 2021-22 वित्त वर्ष 2021-22 के दौरान कोर उद्योग कितने प्रतिशत बढ़े हैं? ऑप्शंस आपके सामने हैं, सही आंसर ऑप्शन सी रहेगा, 10.4%। तो देखिए ऑफिस ऑफ इकोनॉमिक एडवाइजर्स अंडर डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड, इन्होंने इंडेक्स ऑफ 8 कोर इंडस्ट्रीज ICI ये लॉन्च किया है मार्च 2022 महीने के लिए। देखिए आपको जानना चाहिए 8 कोर इंडस्ट्रीज कौन कौन सी हैं? कोल है, क्रूड ऑयल, नेचुरल गैस, रिफाइनरी प्रोडक्ट्स, फर्टिलाइजर्स, स्टील, सीमेंट एंड इलेक्ट्रिसिटी। कई बार क्वेश्चन पूछ लिया गया है, आपको ऑप्शन दे दी जाते हैं और पूछते हैं इनमें से कौन जो है कोर इंडस्ट्री नहीं है। तो उसमें आप तभी बता सकते हैं जब आपको ये 8 कोर इंडस्ट्रीज जो है पता हो। तो देखिए जो इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन है IIP, तो इसमें जितने भी आइटम्स होते हैं तो उनमें इन 8 आइटम्स का 40.27% वेटेज रहता है, इसलिए इनको कोर इंडस्ट्री बोला जाता है। तो यहाँ पर जो ये डेटा है इसमें बताया है कि अगर हम पिछले फाइनेंशियल ईयर की बात करें, ठीक है, तो उसके मुकाबले में अप्रैल 2021 से मार्च 2022 तक जो ये 8 कोर इंडस्ट्रीज़ हैं इनमें 10.4% की वृद्धि देखी गई है। और यदि हम मार्च 2022 की बात करें तो ये जो 8 कोर इंडस्ट्रीज़ का जो इंडेक्स रहा ये 157.3 रहा और मार्च 2021 के मुकाबले 4.3% की वृद्धि यहाँ पर देखी गई है। अगर हम इनके वेटेज की बात करें, सबसे ज़्यादा वेटेज इनका है इन 8 कोर इंडस्ट्री में, सबसे ज़्यादा रिफाइनरी प्रोडक्ट का है, फिर इलेक्ट्रिसिटी, फिर स्टील, फिर कोल, फिर क्रूड ऑयल, फिर नेचुरल गैस, फिर सीमेंट, फिर फर्टिलाइजर्स। अच्छा आपको जानना चाहिए जो इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन है IIP, इसका बेस ईयर है 2011-12। CDAC signed MOU with which of the following for cooperation in diverse areas of telecom and ICT? CDAC ने दूरसंचार और ICT के विविध क्षेत्रों में सहयोग के लिए निम्नलिखित में से किसके साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? ऑप्शंस आपके सामने हैं, सही आंसर ऑप्शन बी है C डॉट। तो देखिए C डॉट यानी कि सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ टेलीमेटिक्स, जो कि एक प्रीमियर रिसर्च एंड डेवलपमेंट सेंटर है डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन, मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के तहत। इसने सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग यानी कि CDAC के साथ एक MOU साइन किया है, किसके तहत? टेलीकॉम एरियाज में कोऑपरेशन करने के लिए। बाकी आप जानते हैं CDAC क्या है, ये एक ऑटोनोमस साइंटिफिक सोसाइटी अंडर मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड ऑर्गेनाइज्ड अ बिजली उत्सव in 3 states. Which one of the following is not among those 3 states? ग्रामीण
विद्युतीकरण निगम लिमिटेड ने 3 राज्यों में बिजली उत्सव का आयोजन किया है, निम्नलिखित में से कौन उन 3 राज्यों में नहीं है? ऑप्शंस आपके सामने हैं, सही आंसर ऑप्शन सी रहेगा झारखंड। तो देखिए आज़ादी का अमृत महोत्सव हम सभी मना रहे हैं, तो इसी के तहत जो है रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड, जो कि एक पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनी है अंडर मिनिस्ट्री ऑफ पावर, इसने बिजली उत्सव ऑर्गेनाइज किया है मणिपुर, उड़ीसा और छत्तीसगढ़ में। तो देखिए साथ ही आपको ये भी जानना चाहिए, मणिपुर का एक लेसांग विलेज है, यहाँ पर भी इस उत्सव को ऑर्गेनाइज किया गया। तो ये जो लेसांग विलेज है मणिपुर का, तो ये किस लिए सुर्खियों में था? क्योंकि 28 अप्रैल 2018 को ये लास्ट विलेज बना जिसको ग्रिड से कनेक्ट किया गया था, पावर ग्रिड से कनेक्ट किया गया था। इंडियाज़ फर्स्ट ग्रीनफील्ड ग्रेन बेस्ड एथेनॉल प्लांट इनॉग्रेटेड इन विच स्टेट? भारत के पहले ग्रीनफील्ड अनाज आधारित एथेनॉल संयंत्र का उद्घाटन किस राज्य में हुआ है? ऑप्शंस आपके सामने हैं और सही आंसर ऑप्शन ए रहेगा बिहार। तो देखिए बिहार के चीफ मिनिस्टर नीतीश कुमार ने देश का पहला ग्रीनफील्ड ग्रेन बेस्ड एथेनॉल प्लांट पूर्णिया में ओपन किया है। आपको जानना चाहिए कि बिहार सरकार की एथेनॉल प्रोडक्शन एंड प्रमोशन पॉलिसी 2021 को सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा अप्रूव कर दिया गया था और उसके बाद से 105 करोड़ रुपए की लागत से ईस्टर्न इंडिया बायोफ्यूल्स प्राइवेट लिमिटेड द्वारा ये प्लांट डेवलप किया गया है। बाकी बिहार के बारे में आप जानते हैं, गवर्नर फागू चौहान है, कैपिटल पटना है, चीफ मिनिस्टर नीतीश कुमार। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज MD एंड CEO ऑफ शिवालिक स्मॉल फाइनेंस बैंक? शिवालिक स्मॉल फाइनेंस बैंक के MD और CEO के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? ऑप्शंस आपके सामने हैं, सही आंसर ऑप्शन बी रहेगा अंशुल स्वामी। तो शिवालिक स्मॉल फाइनेंस बैंक ने अंशुल स्वामी को अपना मैनेजिंग डायरेक्टर एंड CEO अनाउंस किया है। आपको जानना चाहिए स्वामी सुवीर कुमार गुप्ता को सक्सीड करेंगे, यानी कि अंशुल से पहले सुवीर कुमार गुप्ता शिवालिक स्मॉल फाइनेंस के MD एंड CEO रहे। साथ ही आपको जानना चाहिए शिवालिक स्मॉल फाइनेंस बैंक का हेडक्वार्टर्स नोएडा उत्तर प्रदेश में है और हाल ही में हमने महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स शिवालिक स्मॉल फाइनेंस बैंक से संबंधित पढ़ा था कि इस बैंक ने इंडिया गोल्ड के साथ पार्टनरशिप करके इंडिया का फर्स्ट लोन यूज़ किया है, जो कि डिजिटल गोल्ड के बदले दिया जा सकेगा। इंडियाज़ फर्स्ट लोन अगेंस्ट डिजिटल गोल्ड। Which Indian female badminton player won bronze medal at Asian Championship held in Manila? मनीला में आयोजित एशियाई चैंपियनशिप में किस भारतीय महिला बैडमिंटन खिलाड़ी ने कांस्य पदक जीता है? ऑप्शंस आपके सामने हैं, सही आंसर ऑप्शन ए रहेगा PV सिंधु। PV सिंधु यानी कि पुसरला वेंकटा सिंधु। 2-3 एग्जाम में इनकी नाम की फुल फॉर्म पूछी जा चुकी है कि PV सिंधु का पूरा नाम क्या है, तो याद रखेंगे पुसरला वेंकटा सिंधु। तो इन्होंने एशियन चैंपियनशिप में ब्रॉन्ज मेडल जीता है और इन्हें जापान की एकेन यामागुची ने सेमीफाइनल में हराया है। आपको बता दें ये चैंपियनशिप मनीला फिलीपींस में खेली गई। साथ ही आपको ये भी जानना चाहिए कि ये PV सिंधु का दूसरा ब्रॉन्ज मेडल है एशियन चैंपियनशिप में। इससे पहले 2014 में भी ब्रॉन्ज मेडल जीत चुकी हैं। मेंस सिंगल्स की बात करें तो मेंस का टाइटल यहाँ पर मलेशियन बैडमिंटन प्लेयर ली जिया ने जीता और विमेंस सिंगल्स का टाइटल जीता है चाइनीज़ बैडमिंटन प्लेयर वांग जी ने। तो वांग जी ने अकेन यामागुची को फाइनल में हराया है। इसका मतलब इन्होंने सिल्वर जीता है, इन्होंने गोल्ड जीता है और PV सिंधु ने जीता है ब्रॉन्ज। मारुति सुजुकी इंडिया पार्टनर्ड विद विच बैंक फॉर कार लोन्स फॉर इट्स कस्टमर्स? मारुति सुजुकी इंडिया ने अपने ग्राहकों के लिए कार ऋण के लिए किस बैंक के साथ भागीदारी की है? ऑप्शंस आपके सामने हैं, सही आंसर ऑप्शन ए रहेगा इंडियन बैंक। तो देखिए मारुति सुजुकी ने अगर अपने जो कस्टमर्स हैं उनको कार लोन्स प्रोवाइड कराने के लिए इंडियन बैंक के साथ पार्टनरशिप की है। बाकी इंडियन बैंक के बारे में आप जानते हैं, MD एंड CEO शांतिलाल जैन है, हेडक्वार्टर्स चेन्नई तमिलनाडु में है और टैगलाइन है इसकी टेकिंग बैंकिंग टेक्नोलॉजी टू कॉमन मैन, या फिर आप कहेंगे योर ओन बैंक। इंडिया एंड विच कंट्री एग्रीड टू वर्क टुगेदर विथ फोकस ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस स्टार्टअप्स एज वेल एज AI रिसर्च? भारत और कौन सा देश आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस स्टार्टअप के साथ साथ AI अनुसंधान पर साथ मिलकर काम करने पर सहमत हुए हैं? ऑप्शंस आपके सामने हैं, सही आंसर ऑप्शन सी रहेगा जर्मनी। तो देखिए भारत और जर्मनी इन दोनों ने ही एक MOU साइन किया है जिसके तहत ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस स्टार्टअप्स पर जो है फोकस करेंगे और जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस रिसर्च है इसकी एप्लीकेशन है जो सस्टेनेबिलिटी और हेल्थ केयर से संबंधित, इसमें भी
कोऑपरेट करेंगे। बाकी जर्मनी के बारे में आपको जानना चाहिए, कैपिटल बर्लिन है, करेंसी यूरो है, चांसलर यहाँ के ओलेफ स्कोल्ज है और प्रेसिडेंट है फ्रैंक वॉल्टर स्टेनमेयर। यूनियन मिनिस्टर फॉर होम एंड कॉर्पोरेशन अमित शाह इनॉग्रेटेड द नेशनल इंटेलिजेंस ग्रिड नेट ग्रिड कैंपस इन विच सिटी। केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने किस शहर में राष्ट्रीय खुफिया ग्रिड यानी कि नेट ग्रिड परिसर का उद्घाटन किया? ऑप्शंस आपके सामने हैं, सही आंसर ऑप्शन सी रहेगा, बेंगलुरु। तो देखिए जो अमित शाह हैं इन्होंने नेशनल इंटेलिजेंस ग्रिड यानी कि नेट ग्रिड का बेंगलुरु प्रीमाइसेस या कैंपस जो है इसको इनोग्रेट किया है। साथ ही उन्होंने राज्य में नृपथुंगा यूनिवर्सिटी, जिसे कि पहले गवर्नमेंट साइंस कॉलेज कहा जाता था, इसका भी आधारशिला रखी है। नेट ग्रिड के बारे में आपको जानना चाहिए। देखिए नेट ग्रिड का जो मकसद है इसको स्थापित करने का वो ये रहा है कि जो टेररिस्ट हैं या जो ऐसे पर्सन हैं जो क्रिमिनल एक्टिविटीज़ में शामिल रहे तो उनका एक डेटाबेस सरकार के पास रहे। और ये जो डेटाबेस का काम है ये सीडैक पुणे देख रही है, यानी कि नेट ग्रिड को इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी कौन है? सीडैक पुणे। और नेट ग्रिड के सीईओ हैं आशीष गुप्ता। यूएस इंडस्ट्री एसोसिएशन सेमी एंड विच इंस्टीट्यूशन विल कोऑपरेट फॉर बिल्डिंग क्वांटम टेक्नोलॉजीज। अमेरिकी उद्योग संघ सेमी और कौन सा संस्थान क्वांटम प्रौद्योगिकियों के निर्माण में सहयोग करेगा? ऑप्शंस आपके सामने हैं, सही आंसर ऑप्शन डी रहेगा, आईआईएससी बेंगलोर। तो देखिए इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलोर और यूएस इंडस्ट्री एसोसिएशन सेमी ये दोनों ही कोऑपरेट कर रहे हैं, किस लिए? फॉर बिल्डिंग क्वांटम टेक्नोलॉजीज। और ये एमओयू साइन हुआ है सेमीकॉन इंडिया 2022 कॉन्फ्रेंस जो बेंगलुरु में हुई इसके दौरान। बाकी आपको जानना चाहिए भारत ने हाल ही में अनाउंस किया है कि हम डिजिटल इंडिया RISCV DIRV प्रोग्राम इसको अनाउंस किया है भारत ने, जिसके तहत शक्ति एंड वेगा नाम के RISCV प्रोसेसर्स भारत डेवलप करेगा। तो इसके तहत जो इसका एम है वो ये है कि भारत में नए माइक्रो प्रोसेसर्स बन पाएँ और दिसंबर 2023 तक भारत में जो है सिलिकॉन बेस्ड जो एप्लीकेशंस हैं है ना, वो जो है उनमें जो है इंक्रीज देखने के लिए मिले, उनमें राइज देखने के लिए मिले, सेल्फ सफिशिएंसी देखने के लिए मिले। विच मिनिस्ट्री हैज़ लॉन्च्ड अ प्लेटफॉर्म कॉल्ड द ट्राइलेटरल डेवलपमेंट कोऑपरेशन फंड। किस मंत्रालय ने त्रिपक्षीय विकास निगम फंड लॉन्च किया है? ऑप्शंस आपके सामने हैं, सही आंसर ऑप्शन सी रहेगा, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स। तो देखिए मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स इंडिया इन्होंने एक प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है जिसे कहा गया है ट्राइलेटरल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन फंड, TDC फंड आप इसको कह सकते हैं। ये किसका अल्टरनेटिव है? ये चाइनीज़ डेवलपमेंट पार्टनरशिप मॉडल का अल्टरनेटिव है। आप सभी जानते हैं कि चाइना जो छोटी छोटी कंट्रीज हैं उनको लोन देता है, सहायता देता है, फिर वो छोटी कंट्री जो हैं इतना कैपेबल नहीं हो पाती कि वे अपना लोन चाइना को वापस कर पाएँ। उसके बाद चाइना फिर वहाँ के जो प्रोजेक्ट होते हैं उस कंट्रीज़ में वहाँ पर अपनी हिस्सेदारी ले लेता है उस लोन के बदले। तो उसको बोलते हैं डेट ट्रैप, ठीक है, यानी कि कर्ज के जाल में फंसाना। तो इसी का एक अल्टरनेटिव लॉन्च किया है मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ने। तो इसमें जो है प्राइवेट सेक्टर्स भी इन्वॉल्व रहेंगे। एक तरह का आप जो फंड का एक पूल होता है, पूल ऑफ फंड, वो समझ सकते हैं, जिसके तहत जो एशिया जो इंडो पैसिफिक रीजन है यहाँ पर जो देश वगैरह हैं, ठीक है, उनको सहायता दिया जा सकता है, फाइनेंशियल सपोर्ट प्रोवाइड कराया जा सकता है। विच स्टेट गवर्नमेंट हैज साइंड MOU विद नीदरलैंड्स फॉर कॉस्मोस मैलाबेरिकस प्रोजेक्ट। किस राज्य सरकार ने कॉस्मोस मैलाबेरिकस परियोजना के लिए नीदरलैंड के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? ऑप्शंस आपके सामने हैं, सही आंसर ऑप्शन ए रहेगा, केरल। तो केरल काउंसिल फॉर हिस्टोरिकल रिसर्च KCHR और नीदरलैंड्स इन दोनों ने ही एक MOU साइन किया है, किस लिए? कॉस्मोस मैलाबेरिकस प्रोजेक्ट के लिए। तो इस प्रोजेक्ट का एम ये है कि 18th सेंचुरी डच डॉक्यूमेंट्स जो हैं उनमें कुछ ऐसे डॉक्यूमेंट्स हैं जिनमें केरल की हिस्ट्री के बारे में बताया गया है, तो उस पर जो है प्रकाश डालना या फिर उसको और उजागर करना, केरल की क्या हिस्ट्री रही है, ये MOU साइन किया गया है उससे संबंधित। डच डॉक्यूमेंट्स की सहायता से जो केरल की हिस्ट्री है उसको जो है और उजागर करना। बाकी इस एग्रीमेंट का उद्देश्य ये भी है कि पेंट एकेडमीज जो है
इस्टेब्लिश की जाएंगी कोल्लम और मल्लपुरम में। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज CEO ऑफ जियो सावन, जियो सावन के CEO के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? सही आंसर ऑप्शन सी है साहस मल्होत्रा। तो देखिए म्यूजिक ऐप फर्म जियो सावन ने अनाउंस किया है कि हमने फॉर्मर अमेजॉन म्यूजिक डायरेक्टर एंड एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री वेटरन साहस मल्होत्रा को अपना CEO नियुक्त किया है। आपको जानना चाहिए सावन जिसकी स्थापना 2007 में हुई थी, ये एक ऑडियो स्ट्रीमिंग सर्विस है, आप सभी जानते होंगे, और मार्च 2018 में रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड द्वारा इसमें मेजॉरिटी स्टेक एक्वायर किए गए। विच कंपनी हैज़ पार्टनर्ड विथ सीडेक टू हेल्प इंडियन चिपसेट स्टार्टअप्स? भारतीय चिपसेट स्टार्टअप्स की मदद के लिए किस कंपनी ने सीडेक के साथ साझेदारी की है? सही आंसर ऑप्शन सी रहेगा क्वालकॉम। तो देखिए क्वालकॉम इंडिया जो कि चिप मेकर है, इसने जो भारत में सेमीकंडक्टर स्टार्टअप्स हैं उनको एम्पावर करने के लिए, उनको सहायता देने के लिए फाइनेंशियली या फिर फाइनेंशियली तो नहीं आप कहेंगे, टेक्निकली उनको सपोर्ट करने के लिए सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस्ड कंप्यूटिंग सीडेक इसके साथ एक MOU साइन किया है। बाकी क्वालकॉम के बारे में आपको ये जानना चाहिए कि CEO क्रिस्टियानो एमोन है, हेडक्वार्टर्स इसका यूनाइटेड स्टेट्स में है, सैन डिएगो कैलिफोर्निया यूनाइटेड स्टेट्स। Which state has signed MOU with ISMC for setting up semiconductor fab plant? सेमीकंडक्टर फैब प्लांट स्थापित करने के लिए किस राज्य ने ISMC के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? सही आंसर ऑप्शन सी रहेगा कर्नाटक। तो कर्नाटक ने यहाँ पर एक MOU साइन किया है इजराइल बेस्ड ISMC एनालॉग फैब प्राइवेट लिमिटेड के साथ, जिसके तहत राज्य में 22,900 करोड़ रुपए की इन्वेस्टमेंट से सेमीकंडक्टर फैब प्लांट जो है सेटअप किया जाएगा। तो कर्नाटक राज्य जो है वो सेमीकंडक्टर और IT हार्डवेयर सेक्टर में जो है टॉप का स्टेट बनना चाहता है, उसी के तहत ये इनिशिएटिव लिया गया है। बाकी हाल ही में हमने एक महत्वपूर्ण करंट अफेयर ये पढ़ा था कर्नाटक से संबंधित कि कर्नाटक सरकार ने रेवेन्यू डॉक्यूमेंट्स एट योर डोर स्टेप इस प्रोग्राम को लॉन्च किया। विच बैंक लॉन्च्ड इंडियाज ओपन फॉर ऑल डिजिटल इकोसिस्टम फॉर MSMEs? किस बैंक ने MSMEs के लिए भारत का ओपन फॉर ऑल डिजिटल इकोसिस्टम लॉन्च किया है? सही आंसर ऑप्शन सी है ICICI बैंक। तो ICICI बैंक ने एक डिजिटल सर्विस लॉन्च की है माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेज यानी MSME के लिए, और साथ साथ जो इस बैंक के कस्टमर्स नहीं हैं उनके लिए भी। तो इसको बोला गया है डिजिटल इकोसिस्टम। तो इसमें क्या है, जो बैंकिंग सर्विसेज है उनको इन्हेंस किया गया है और MSMEs के लिए बैंकिंग सर्विसेज प्रोवाइड कराई गई हैं उन MSMEs के लिए जो कि ICICI बैंक के कस्टमर नहीं हैं, उनको भी यहाँ पर कई तरह की सर्विसेज प्रोवाइड कराई जाएंगी जिनमें वैल्यू एडेड सर्विसेज भी हैं। बाकी हमने एक महत्वपूर्ण करंट अफेयर ये देखा था कि ग्लोबल इन्वेस्टर्स को अट्रैक्ट करने के लिए ICICI बैंक ने गिफ्ट स्पेशल इकोनॉमिक जोन जो है उसके साथ एक MOU साइन किया है या फिर पार्टनरशिप की है। Who has been appointed by Central Intelligence Agency as the first ever Chief Technology Officer? सेंट्रल इंटेलिजेंस एजेंसी द्वारा पहली बार मुख्य प्रौद्योगिकी अधिकारी के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन डी रहेगा नंद मूलचंदानी। तो नंद मूलचंदानी इनको सेंट्रल इंटेलिजेंस एजेंसी CIA द्वारा फर्स्ट एवर चीफ टेक्नोलॉजी ऑफिसर नियुक्त किया गया है। बाकी आप जानते हैं सेंट्रल इंटेलिजेंस एजेंसी ये फॉरेन इंटेलिजेंस सर्विस है यूनाइटेड स्टेट्स की, फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस इसको बोला जाता है यूनाइटेड स्टेट्स में। इंडिया लॉन्च्ड पायलट फेज ऑफ ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स ONDC इन 5 cities. विच सिटी इज नॉट इंक्लूडेड अमंग दोज 5 cities? पूछ रहे हैं कि भारत ने 5 शहरों में डिजिटल कॉमर्स के लिए ओपन नेटवर्क के पायलट चरण की शुरुआत की है, कौन सा शहर इन 5 शहरों में शामिल नहीं है? ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन डी रहेगा अहमदाबाद। तो देखिए इंडिया ने यानी कि भारत सरकार ने ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स ONDC इसको पायलट बेसिस पर लॉन्च किया है। पायलट बेसिस में मतलब इसको ट्रायल के रूप में अभी लॉन्च किया है। कोई प्रोजेक्ट ट्रायल के रूप में जब लॉन्च होता है इसका मतलब पायलट बेसिस पर उसको लॉन्च किया गया है, ताकि ये पता चल सके कि क्या वो सही से काम कर रहा है ना। छोटे स्तर पर जब हम लॉन्च करते हैं तो हमें पता चल जाता है आसानी से कि हाँ ये काम कर रहा है या फिर इसमें क्या सुधार की संभावना है।
तो देखिए कहाँ पर लॉन्च किया है, दिल्ली एनसीआर, बेंगलुरु, भोपाल, शिलोंग और कोयम्बटूर में। तो जो ये ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स ONDC इस तरह का जो ये एक प्लेटफॉर्म है, तो इसके तहत क्या है, ये एक ओपन फॉर ऑल प्लेटफॉर्म है। यहाँ पर कोई भी सेलर अपना सामान बेच सकता है और जो भी यहाँ पर रजिस्टर्ड हैं उनके साथ कोई भी बाइस्ड नहीं होगा। ऐसा नहीं है जैसे आप देखेंगे कुछ प्लेटफॉर्म्स जो हैं, बड़े बड़े प्लेटफॉर्म्स हैं, दो बड़े प्लेटफॉर्म हैं, आप सभी जानते हैं, अमेज़ॉन और फ्लिपकार्ट, है ना। तो कभी कभी क्या होता है, जो बड़े प्लेटफॉर्म्स होते हैं तो वो जो जिनको वो फेवर करते हैं उन सेलर्स को ही सबसे पहले रिजल्ट में दिखाते हैं। तो इस तरह का जो मैटर है वो यहाँ पर नहीं हो पाएगा। मान लीजिए आपको रजिस्टर भी करना पड़ता है, आपको मान लीजिए मान लीजिए करण नाम का कोई सेलर है, उसका आपको शर्ट चाहिए और वो जो है अमेज़ॉन पर अवेलेबल है, पर आप जो है रजिस्टर्ड हैं फ्लिपकार्ट पर, आप अमेज़ॉन पर रजिस्टर्ड नहीं है। तो आपको यदि उससे ख़रीदना है तो आपको फिर पहले जो है उस पर यदि वो अमेज़ॉन पर आपको रजिस्टर करना पड़ेगा, क्योंकि आप तो फ्लिपकार्ट पर हैं, है ना। तो आपको क्या करना पड़ेगा, अमेज़ॉन पर जाकर रजिस्टर करना पड़ेगा, तब आप उससे फिर बाय कर सकते हैं, है ना। तो इस तरह से जो है ना, जैसे हमें एक अपना डेटा वगैरह फिर उसमें डालना पड़ता है, वहाँ पर रजिस्टर करना पड़ता है, तो वो एक ओपन प्लेटफॉर्म नहीं हुआ। ये क्या है, ये ओपन प्लेटफॉर्म है। आप यहाँ पर जो भी सेलर हैं, कोई भी सेलर हो किसी भी प्लेटफॉर्म पर है, तो उससे आप डायरेक्ट जो है परचेज कर सकते हैं। तो ये ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स ONDC। यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स मिनिस्टर अनुराग सिंह ठाकुर इनॉग्रेटेड सेकंड खेलो मास्टर्स गेम्स इन विच सिटी। युवा मामले और खेल मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने किस शहर में दूसरे खेलो मास्टर्स गेम्स का उद्घाटन किया। ऑप्शंस आपके सामने है, सही आंसर ऑप्शन बी रहेगा, न्यू दिल्ली। तो देखिए न्यू दिल्ली के त्यागराज स्टेडियम में दूसरे खेलो मास्टर्स गेम्स 2022 को इनॉग्रेट किया गया है अनुराग सिंह ठाकुर के द्वारा। बाकी महत्वपूर्ण आपको ये पॉइंट्स हैं आपके लिए जानने चाहिए। खेलो इंडिया यूथ गेम जो 2021 में होने वाले थे, अब ये 2022 में होंगे हरियाणा पंचकुला में। खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2022-23 आप कह सकते हैं, 2022-23 है ना, क्योंकि 2022 में तो अब ये 2021 वाले हो रहे हैं, तो ये होंगे आपके भोपाल मध्य प्रदेश में। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2021-22 इनका वेन्यू रहा है स्कूल ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी, जैन यूनिवर्सिटी, कर्नाटक। India UAE Comprehensive Economic Partnership Agreement CEPA officially entered into force on May 1st, 2022. The agreement was signed on which date? भारत UAE व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौता आधिकारिक तौर पर 1 मई 2022 को लागू हुआ है। इस समझौते पर कब हस्ताक्षर किए गए थे? ऑप्शंस आपके सामने है, सही आंसर ऑप्शन डी रहेगा, 18 फरवरी 2022। तो देखिए इंडिया और संयुक्त अरब अमीरात, इनके बीच में जो कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट है CEPA, इसे इन दोनों देशों के बीच 18 फरवरी 2022 को साइन किया गया था और अब ये 1 मई 2022 से लागू हो गया है, आधिकारिक तौर पर लागू हो गया है। आपको जानना चाहिए जो ये CEPA है, अब इसके लागू होने के साथ ही अगले 5 साल में जो इंडिया और UAE के बीच में जो गुड्स का ट्रेड है वो $100 बिलियन को पार कर जाएगा और जो सर्विसेज में इन दोनों देशों के बीच जो ट्रेड करते हैं सर्विसेज में, वो भी $15 बिलियन को पार कर जाएगा। बाकी आपको जानना चाहिए भारत ने टारगेट रखा कि हम 2030 तक $1 ट्रिलियन का एक्सपोर्ट अचीव कर लेंगे। The National Medical Commission has advised Indian students not to enroll themselves in medical colleges in which country? राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग ने भारतीय छात्रों को किस देश के मेडिकल कॉलेजों में दाखिला नहीं लेने की सलाह दी है? ऑप्शंस आपके सामने है और सही आंसर ऑप्शन सी रहेगा, पाकिस्तान। तो देखिए जो नेशनल मेडिकल कमीशन है NMC, इसने भारतीय जो स्टूडेंट्स हैं, जो छात्र हैं, उन्हें कहा है कि आप पाकिस्तानी मेडिकल कॉलेज में एनरोल मत कीजिए, वहाँ पर एडमिशन मत लीजिए, क्योंकि यदि आप ऐसा करते हैं तो आपको जो FMGE है इसके लिए एलिजिबल आप नहीं हो पाएंगे या फिर इंडिया में आप एम्प्लॉयमेंट नहीं ढूंढ पाएंगे। FMGE इसका मतलब होता है फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट्स एग्जामिनेशन, या फिर आप नेक्स्ट कह सकते हैं नेशनल एग्जिट टेस्ट। तो भारत में जो भी स्टूडेंट्स हैं वो प्रैक्टिस करना चाहते हैं, है ना, तो उनके लिए एक लाइसेंस टेस्ट होता है, इसको बोलते हैं FMGE या फिर नेक्स्ट। तो ये ऑब्टेन नहीं कर पाएंगे यदि पाकिस्तान से मेडिकल की पढ़ाई करते हैं।
विच टीम बैक द संतोष ट्रॉफी नेशनल फुटबॉल चैंपियनशिप बीटिंग बंगाल 5-4 इन द पेनल्टी शूट आउट। पेनल्टी शूट आउट में बंगाल को 5-4 से हराकर किस टीम ने संतोष ट्रॉफी राष्ट्रीय फुटबॉल चैंपियनशिप जीती है? ऑप्शंस आपके सामने है। सही आंसर ऑप्शन बी रहेगा केरल। तो देखिए केरल, होस्ट केरल, यानी कि ये ऐसे नहीं आएगा, होस्ट केरला। तो जो केरल ने होस्ट किया है इसको, इसका मतलब ये हुआ इन्होंने वेस्ट बंगाल की टीम को 5-4 से हरा दिया है पेनल्टी शूट आउट में। इसी के साथ इन्होंने संतोष ट्रॉफी का जो 75th एडिशन है उसको जीत लिया है। तो ये याद रखेंगे कहाँ पर हुआ, केरल में ही हुआ। केरल ने ही जीता है वेस्ट बंगाल को हराकर। स्पोर्ट्स सेक्शन में संतोष ट्रॉफी से क्वेश्चन पूछ ले जाते हैं। साथ ही आपको जानना चाहिए ये केरला का 7th संतोष ट्रॉफी टाइटल है। विच स्टेट हैज़ लॉन्च्ड मुख्यमंत्री मितान योजना? किस राज्य ने मुख्यमंत्री मितान योजना की शुरुआत की है? सही आंसर ऑप्शन सी रहेगा छत्तीसगढ़। देख सकते हैं सीएम बघेल ने किया मितान योजना का शुभारंभ। अब एक फ़ोन पर अब घर बैठे मिलेगी 100 सेवाएं, जानेंगे इसके बारे में। तो चीफ मिनिस्टर कौन है छत्तीसगढ़ के? भूपेश बघेल। ये आपको जानना चाहिए। इन्होंने मुख्यमंत्री मितान योजना लॉन्च की है और इसी योजना के तहत एक टोल फ्री नंबर भी है 14545। तो इसको डायल करके यदि आप अपना ओरिजिनल रेजिडेंस सर्टिफिकेट चाहते हैं, कास्ट सर्टिफिकेट, इनकम सर्टिफिकेट, कॉपी ऑफ डॉक्यूमेंट, किसी डॉक्यूमेंट की कॉपी चाहते हैं, डेथ सर्टिफिकेट, मैरिज रजिस्ट्रेशन, बर्थ सर्टिफिकेट, कोई भी आप इस तरह का सर्टिफिकेट चाहते हैं तो आपको आपके घर पर मिल जाएगा। बाकी छत्तीसगढ़ के बारे में आपको जानना चाहिए। कैपिटल रायपुर है, गवर्नर अनुसुईया उइके हैं। हाल ही में हमने छत्तीसगढ़ से संबंधित एक करंट अफेयर से भी पढ़ा था कि छत्तीसगढ़ सरकार ने कौशल्य मातृत्व योजना की भी शुरुआत की है। नेम द IBM चेयरमैन एंड CEO हु हैज बीन इलेक्टेड टू द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ऑफ द फेडरल रिजर्व बैंक ऑफ न्यूयॉर्क। IBM के अध्यक्ष और CEO का नाम बताएं जिन्हें फेडरल रिजर्व बैंक ऑफ न्यूयॉर्क के निदेशक मंडल के लिए चुना गया है। ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन सी रहेगा अरविंद कृष्णा। तो अरविंद कृष्णा आपको जानना चाहिए IBM के चेयरमैन एंड चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर है और अब इन्हें जो फेडरल रिजर्व बैंक ऑफ न्यूयॉर्क है इसका जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैं उसमें भी शामिल किया गया है। विच स्टेट हैज़ डिसाइडेड टू सेट अप अ जीन बैंक प्रोजेक्ट? किस राज्य ने जीन बैंक परियोजना स्थापित करने का निर्णय लिया है? ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन सी रहेगा महाराष्ट्र। तो जो भी नेटिव यानी कि वहीं की और इंडेंजर्ड एनिमल्स, क्रॉप्स, मैरीन और बायोलॉजिकल स्पीसीज हैं, इनको कंजर्व करने के लिए, इनके संरक्षण के लिए महाराष्ट्र सरकार जीन बैंक प्रोजेक्ट इसको सेटअप करेगी और ये 7 थीम्स इसके तहत आएंगे। मैरीन, क्रॉप, वेटरनरी, फ्रेश वाटर, ग्रासलैंड बायोडाइवर्सिटी, प्रोटेक्शन एंड मैनेजमेंट ऑफ फॉरेस्ट राइट एरियाज एंड रीजनरेशन ऑफ फॉरेस्ट। बाकी आप जानते हैं महाराष्ट्र के गवर्नर भगत सिंह कोश्यारी है, कैपिटल मुंबई है, चीफ मिनिस्टर उद्धव ठाकरे हैं। महाराष्ट्र से संबंधित हमने हाल ही में ये करंट अफेयर पढ़ा था कि भारत की फर्स्ट मेडिकल सिटी ये पुणे में जो है ओपन होगी। साथ ही हाल ही में सुरक्षा कवच 2 जॉइंट सिक्योरिटी एक्सरसाइज ये इंडियन आर्मी और महाराष्ट्र पुलिस के बीच में हाल ही में संपन्न हुई है। दोनों ही करंट अफेयर हमने MCQ फॉर्मेट में देखे हैं, यहाँ पर आपके रिविजन पर्पस के लिए बताए गए हैं। व्हाट इज़ द करंट रेपो रेट? वर्तमान रेपो दर क्या है? ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन 4 है, या ऑप्शन डी है 4.40%। देख सकते हैं इन सरप्राइज मूव RBI हाइक्स पॉलिसी रेपो रेट टू 4.40%, CRR रेस टू 4.50%। ध्यान से सुनिएगा, महत्वपूर्ण है, बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा। देखिए मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी MPC इनकी 4 मई 2022 को जो मीटिंग हुई है उसमें इन्होंने जो रेपो रेट है उसको 40 बेसिस पॉइंट्स तक इंक्रीज़ करने के लिए मंजूरी दी है और अब जो रेपो रेट है ये 4.40% हो गई है। जो कैश रिजर्व रेशो है CRR इसको भी 50 बेसिस पॉइंट से इंक्रीज़ किया गया है और ये हो गया है 4.50%। मकसद क्या रहा दोनों ही ये जो इंक्रीज़ किया गया है CRR और रेपो रेट, ताकि जो इकोनॉमी में जो मनी सप्लाई है उसको वापस लिया जाए, थोड़ा कम किया जाए, है ना, क्योंकि इन्फ्लेशन काफ़ी हुई है तो इससे क्या है इन्फ्लेशन को टेम किया जाए, है ना, कंट्रोल में किया जाए। अच्छा, साथ ही आपको जानना चाहिए जो स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी रेट है
ये 4.15% है, और मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी MSF रेट और बैंक रेट ये 4.65% है। रेपो रेट के बारे में आप सभी जानते हैं कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो बैंक्स को शॉर्ट टर्म फंड देता है उसको रेपो रेट कहते हैं। मतलब जिस रेट पर देता है, जिस इंटरेस्ट रेट पर बैंक्स को वो शॉर्ट टर्म फंड देता है उसको बोलते हैं रेपो रेट, है ना। तो अब ये बढ़ा दिया है, यानी कि बैंकों को जो है अब जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है वो बैंक को पैसा तो देगा लेकिन ज़्यादा चार्ज करेगा, है ना। इंटरेस्ट रेट ज़्यादा चार्ज करेगा तो बैंकों के लिए तो ये महंगा पड़ेगा। तो बैंक क्या करेंगे, अब इसकी एप्लीकेशन भी आपको पता होनी चाहिए ना कि कुछ चीज़ बड़ी है ना। तो मार्केट पे क्या असर पड़ेगा, रेपो रेट बढ़ रही है, इसका मतलब अब बैंक क्या है, जो EMI है उस रेट को बढ़ा सकते हैं, EMI पर जो इंटरेस्ट है उसको बढ़ा सकते हैं, ठीक है। और लेकिन एक फ़ायदा ये रहेगा कि जो FD है, जो नई FD खुलेंगी, है ना, उन पर अच्छा इंटरेस्ट रेट बैंक दे सकते हैं क्योंकि बैंकों को पैसा चाहिए। तो FD में जो है इंटरेस्ट रेट जो है बढ़ा सकते हैं, क्योंकि FD में क्या होता है, आप पैसे देते हैं और FD डॉक्यूमेंट आपको दे दिया जाता है। तो ये दो चीज़ें आप याद रखें, एक तो EMI बढ़ा देंगे, है ना, और दूसरा ये है कि जो आपकी FD है उस पर अच्छा इंटरेस्ट वो दे सकते हैं। चलिए, ये बात हुई रेपो रेट की। दूसरा है कैश रिजर्व रेशो, ये भी महत्वपूर्ण है। कैश रिजर्व रेशो के बारे में आप पहले ये देखिए, कैश रिजर्व रेशो इज अ परसेंटेज ऑफ कैश दैट बैंक्स आर रिक्वायर्ड टू कीप इन रिजर्व ऑफ देयर टोटल डिपॉजिट। देखिए, एक एग्जांपल समझिएगा और ध्यान से सुनिएगा। देखिए, मेरे पास 1000 रुपये हैं, मुझको एक यूनिट मानकर चलिए आप कि मैं पूरा मतलब जो बैंक में पैसा है वो मेरी थ्रू है पूरा, है ना। एक बैंक है, उससे मैंने 1000 रुपये डिपॉजिट कर दिए। अब कैश रिजर्व रेशो क्या कहता है, वो ये कहता है कि जितना भी कैश रिजर्व रेशो है ना, हम मानकर चल रहे हैं कि 8% है, 8% कैश रिजर्व रेशो RBI ने तय किया हुआ है। अब मैंने 1000 रुपये बैंक में जमा किए, तो अब ये बैंक के लिए मैंडेटरी है कि वो जो 8% है, जो 8% कैश रिजर्व रेशो तय हुआ है ना, तो उसका मतलब क्या हुआ कि वो जो मैंने 1000 रुपये दिए हैं तो बैंक के पास डिपॉजिट हुए हैं, बैंक के पास 1000 रुपये आए, तो उसका 8% वो अलग से कैश की फॉर्म में RBI के पास रख दे या फिर अपने वॉलेट में रख दे। आइए आपको बात समझिए, 1000 रुपये मैंने बैंक में डिपॉजिट किए, तो अब बैंक ने क्या किया, 8%, 1000 का 8% कितना हुआ, 80, तो 80 रुपये उसने अलग से RBI के पास रख दिए कैश में। अब बैंक के पास कितने बचे, 920। अब ये 920 वो यूज़ कर सकता है, जिसे भी लोन देना हो, जिसे भी है ना ऋण वगैरह देना हो, उसको यूज़ कर सकता है। अब अगली मीटिंग हुई RBI की, RBI ने क्या कहा कि हमने अब कैश रिजर्व रेशो 10% कर दिया है, पहले 8% था, अब कह दिया 10% कर दिया है। अब मैं फिर से गया, मैंने 1000 रुपये डिपॉजिट कर दिए, तो बैंक के पास टोटल डिपॉजिट कितना है, 1000। अब 1000 का 10% उसे अलग से रखना पड़ेगा RBI के पास कैश में, ठीक है। तो 1000 का 10% कितना हुआ, 100, यानी कि 100 रुपये उसने अलग रख दिए। अब बचे कितने उसके पास, 900। अब इन 900 को वो यूज़ कर सकता है, जिसको भी लोन वगैरह देना हो वो, ठीक है। तो यही इसका मतलब है। अच्छा, अब इससे क्या होता है, RBI के पास उसने पैसा जो रखा है ना, इस पर कोई इंटरेस्ट नहीं मिलता, RBI इसको कोई इंटरेस्ट नहीं देता, ये आप याद रखें, कैश रिजर्व रेशो के केस में कोई इंटरेस्ट RBI नहीं देता। और अब मान लीजिए कोई ऐसा टाइम आया कि कस्टमर्स जो है वो काफ़ी तेज़ी से विड्रॉल कर रहे हैं पैसा, तब ये जो RBI के पास पैसा रखा है ना बैंकों ने, वो यूज़ कर सकते हैं तब वो, है ना। तो उनको इमरजेंसी सिचुएशन में जो है हेल्प भी करता है पैसा। तो ये लिखा है, कैश रिजर्व kept with the RBI ensures that bank do not run out of a cash to meet the demands of their customers. तीसरा है, RBI uses the CRR rate to control liquidity in the banking system and to keep inflation at the desired level. तो देखिए, इन्फ्लेशन वगैरह को जो है कंट्रोल करने में दोनों ही मेथड बहुत कारगर होते हैं, एक तो रेपो रेट, दूसरा है कैश रिजर्व रेशो। आई होप आप इन दोनों ही चीज़ों को समझ गए होंगे। बाकी जो ये टर्म बची है इनको एक सेशन लेंगे उसमें बताएंगे, वरना ये सेशन लंबा हो जाएगा। एक अलग से सेशन लेंगे जिसमें कि जितने भी इस तरह के पॉलिसी रेट वगैरह होते हैं ये सब एग्जाम्पल के साथ आपको बता दिए जाए। अच्छा, इसी में एक चीज़ RBI ने ये भी लिखा था कि जो इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड है, इसने जो ग्लोबल फोरकास्ट है 2022 के लिए, ग्रोथ फोरकास्ट है, वो का 3.6% से ग्रो करेगी, यानी कि जो ग्लोबल GDP है वो 3.6% से जो है ग्रो करेगी, ऐसा इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड ने भी कहा है। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन ने कहा है कि जो वर्ल्ड ट्रेड ग्रोथ है वो 3% से ग्रो करेगी। तो ये दोनों आंकड़े भी आपको पता होने चाहिए। बाकी आपको जानना चाहिए जो ये मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी है इसके मेंबर्स कौन कौन रहे, डॉक्टर शशांक भिडे और असीमा गोयल, जयंत R वर्मा,
राजीव रंजन, मिशेल देवापात्रा और देवव्रता पात्रा, और माइकल है, माइकल देवव्रता पात्रा और शक्तिकांत दास। अच्छा, आपको ये जानना चाहिए कि ये नाम राजीव रंजन ये हाल ही में इसमें शामिल हुए हैं, जो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी है ना, इसमें हाल ही में शामिल हुए हैं, क्योंकि इनसे पहले यहाँ पर थे मृदुल सागर, तो ये तो अब रिटायर हो चुके हैं, इनके बदले आए हैं राजीव रंजन, ये भी आप याद रखें। नेम द न्यू बैंकिंग प्लेटफॉर्म दैट हैज़ बिकम इंडियाज 100th यूनिकॉर्न। उस न्यू बैंकिंग प्लेटफॉर्म का नाम बताइए जो भारत का 100वां यूनिकॉर्न बन गया है। ऑप्शंस आपके सामने है, सही आंसर ऑप्शन बी रहेगा ओपन। तो देखिए, ओपन नाम का एक न्यू बैंकिंग फिनटेक पोर्टल है। न्यू बैंक मतलब इसी कोई फिजिकल ब्रांच नहीं है, ये ऑनलाइन ही कार्य करता है। तो न्यू बैंकिंग फिनटेक पोर्टल है ओपन, तो ये भारत का जो है 100 यूनिकॉर्न बन गया है। तो इसने हाल ही में जो है $50 मिलियन रेस किए हैं, है ना, फंडिंग वगैरह जो मिलती है इनको। साथ ही आपको जानना चाहिए कि भारत US और चाइना के बाद पूरे वर्ल्ड में 3rd लार्जेस्ट फिनटेक इकोसिस्टम है। बात करें यूनिकॉर्न की, ये मैं आपको कई बार बता चुका हूँ। यूनिकॉर्न कंपनी क्या होती है जिसकी वैल्यूएशन $1 बिलियन को पार कर जाती है। ये जो टर्म है यूनिकॉर्न, ये सबसे पहले जो एक वेंचर कैपिटलिस्ट है एलिन ली, इनके द्वारा 2013 में कॉइन किया गया था, दिया गया था ये टर्म। विच बैंक लॉन्च्ड प्री अप्रूव्ड पर्सनल लोन प्रोडक्ट अंडर प्रोजेक्ट वेव। प्रोजेक्ट वेव के तहत किस बैंक ने प्री अप्रूव्ड पर्सनल लोन उत्पाद लॉन्च किया है। ऑप्शंस आपके सामने हैं, सही आंसर ऑप्शन ए रहेगा इंडियन बैंक। तो देखिए, इंडियन बैंक ने प्री अप्रूव्ड पर्सनल लोन प्रोडक्ट लॉन्च किया है अंडर इट्स प्रोजेक्ट वेव। वेव का मतलब क्या है, वर्ल्ड ऑफ एडवांस्ड वर्चुअल एक्सपीरियंस। तो ये भी एक क्वेश्चन अपने आप में है कि प्रोजेक्ट वेव किस बैंक से संबंधित है, आंसर होगा इंडियन बैंक। तो इसके थ्रू जो ये प्री अप्रूव्ड पर्सनल लोन है ये ले सकते हैं, है ना। और किसके थ्रू, जो मोबाइल बैंकिंग ऐप है इंडियन बैंक की इंड OASIS, इंड ओसिस, इसके थ्रू ले सकते हैं लोन वगैरह जो लेना हो। और इसमें जो है 10% पर एनम का इंटरेस्ट चार्ज करेंगे लोन पर। और हाल ही में हमने ये तो पढ़ ही लिया है कि मारुति सुजुकी ने इंडियन बैंक के साथ पार्टनरशिप की है फॉर कार लोन्स। ओपन फाइनेंशियल टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड एंड विच ऑफ द फॉलोइंग हैव अनाउंस्ड अ जॉइंट वेंचर टू लॉन्च अ न्यू बैंक। ओपन फाइनेंशियल टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड और निम्नलिखित में से किसने एक न्यू बैंक शुरू करने के लिए एक संयुक्त उद्यम की घोषणा की है। ऑप्शंस आपके सामने हैं, सही आंसर ऑप्शन ए रहेगा IIFL फाइनेंस। तो IIFL फाइनेंस लिमिटेड और ओपन फाइनेंशियल टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड ने कहा है कि हम एक जॉइंट वेंचर बना रहे हैं, एक उपक्रम बना रहे हैं, एक अलग तरह की एक कंपनी या फिर यूनिट कह सकते हैं वो बना रहे हैं, और वो एक न्यू बैंक होगा। और जो भी MSMEs हैं, यानी कि माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेज हैं, तो उनको यदि लोन वगैरह चाहिए तो उस सभी ज़रूरतों को पूरा करेगा। 120 करोड़ का ये जो है पूरा प्रोजेक्ट रहेगा, और इसमें 51% स्टेक IIFL फाइनेंस के रहेंगे और 49% रहेंगे इसके ओपन फाइनेंशियल टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड के। और क्या नाम होगा इस जॉइंट वेंचर का, IIFL ओपन फिनटेक प्राइवेट लिमिटेड। यूनियन मिनिस्टर फॉर MSME डैश लॉन्च द MSME सस्टेनेबल GED सर्टिफिकेशन स्कीम। ऑप्शंस आपके सामने हैं, पूछ रहे हैं कि MSME केंद्रीय मंत्री का नाम बताइए जिन्होंने MSME सस्टेनेबल प्रमाणन योजना शुरू की है। ऑप्शंस आपके सामने है, सही आंसर ऑप्शन बी रहेगा नारायण राणे। तो यूनियन मिनिस्टर फॉर माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस नारायण राणे ने MSME सस्टेनेबल सर्टिफिकेशन स्कीम इसको लॉन्च किया है। आपको बता दें ZED या फिर GED जो भी आप कहना चाहें, इसका मतलब होता है जीरो डिफेक्ट जीरो इफेक्ट। तो जो MSMEs हैं तो वो जो है जीरो डिफेक्ट जीरो इफेक्ट इस तरह की प्रैक्टिसेस अपनाएं। तो जो भी MSME को एक सर्टिफाई कर दिया जाता है ना कि आप जीरो डिफेक्ट जीरो इफेक्ट प्रैक्टिसेस आप अपनाते हैं, इसका एक सर्टिफिकेट दिया जाता है मिनिस्टर MSME के द्वारा, ठीक है। तो अब ये योजना जो फिर से लॉन्च की गई है, इसमें जो है जिस भी MSME के पास ये सर्टिफिकेट होगा, यानी कि ये प्रैक्टिस जो अपनाएगा जीरो डिफेक्ट जीरो इफेक्ट, उसको इंसेंटिवाइज किया जाएगा, है ना। अब इंसेंटिवाइज किसी भी तरह से कर सकते हैं, यानी कुछ इंटरेस्ट वगैरह पर कुछ छूट मिल जाए, है ना, किसी भी तरह की छूट दे सकते हैं। बाकी आपको जानना चाहिए कि जीरो डिफेक्ट जीरो इफेक्ट क्या है। ये स्कीम अक्टूबर 2016 में प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी द्वारा लॉन्च की गई थी और ये 31 मार्च 2026 तक वैलिड है। और ये जो है MSMEs को एनकरेज करता है कि आप क्वालिटी प्रोडक्ट्स बनाइए,
तो यदि किसी को इंसेंटिवाइज किया जा रहा है, आपको इंसेंटिव दे रहे हैं, है ना, लेकिन आपको क्या करना है, बस आपको ये सर्टिफिकेट पाना है। ये सर्टिफिकेट आप कब पाएंगे, जब आप जीरो डिफेक्ट जीरो इफेक्ट पॉलिसी को अपनाते हैं। जीरो डिफेक्ट का मतलब क्या है, आपका जो प्रोडक्ट है उसमें कोई डिफेक्ट नहीं होना चाहिए, जितने भी स्टैंडर्ड हैं उनको फॉलो किया हुआ है आपके प्रोडक्ट ने, सही से बनाओ। ये ना है कि कस्टमर के बार बार उसकी शिकायत दे। जीरो इफेक्ट मतलब जो एयर पोल्यूशन ना हो आपके प्रोडक्ट से कोई, है ना, या फिर सोइल वगैरह का पोल्यूशन ना हो, इस तरह का कोई पोल्यूशन वगैरह ना हो, है ना, कोई वेस्ट ना जाए आपका प्रोडक्ट, है ना। तो क्लाइमेट को ध्यान में रखना हो गया जीरो इफेक्ट, और जीरो डिफेक्ट क्या हो गया, क्वालिटी आप मेंटेन रखें। एशियन गर्ल्स यूथ बीच हैंडबॉल चैंपियनशिप वेयर इंडिया वॉन अ सिल्वर मेडल हेल्ड इन विच कंट्री। एशियन गर्ल्स यूथ बीच हैंडबॉल चैंपियनशिप जहां भारत ने रजत पदक जीता, किस देश में आयोजित किया गया। ऑप्शंस आपके सामने है, सही आंसर ऑप्शन बी रहेगा थाईलैंड। तो थाईलैंड के बैंकॉक में ये एशियन गर्ल्स यूथ बीच हैंडबॉल चैंपियनशिप हुई है, और इसमें इंडिया ने सिल्वर मेडल जीता है। गोल्ड जीता है थाईलैंड ने, यानी थाईलैंड ने इंडिया को हराया है। बाकी जो सीनियर वीमेंस टीम है इन्होंने ब्रॉन्ज मेडल जीता है। Which country's payments registered the highest number of real-time transactions in the world last year with 48 बिलियन। तो देखिए पिछले वर्ष 48 बिलियन के साथ किस देश के भुगतानों ने दुनिया में सबसे अधिक रियल टाइम लेन देन दर्ज किया है। ऑप्शंस आपके सामने हैं, सही आंसर ऑप्शन ए रहेगा इंडिया। तो देखिए भारत में जो है पिछले साल 2021 में जो रियल टाइम ट्रांजैक्शंस हुए हैं वो 48 बिलियन हुए हैं, जो कि लगभग 3 गुना है चाइना से, 6.5 गुना है यूएस, कनाडा, यूके, फ्रांस और जर्मनी, इन सबको मिलाकर। ठीक है, तो ऐसा कहा है एसीआई वर्ल्ड वाइड ने। रियल टाइम ट्रांजैक्शन मतलब जो तुरंत लेन देन हम करते हैं यूपीआई के थ्रू, जो तुरंत पैसा आप ट्रांसफर कर देते हैं या फिर पेमेंट कर देते हैं, उसको बोलते हैं रियल टाइम ट्रांजैक्शन। तो 48 बिलियन ट्रांजैक्शन इस तरह के हुए हैं 2021 में भारत में। और ओवरऑल अगर हम बात करें तो पूरे वर्ल्ड में जितने ट्रांजैक्शन हुए हैं 31.3% जो है भारत से ही हुए हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं यूपीआई बेस्ड मोबाइल पेमेंट्स ऐप और क्यूआर कोड पेमेंट्स भारत में जो है खूब तेजी देखने को मिली है, आप सभी जानते हैं। ड्यूरिंग पीएम नरेंद्र मोदीज विजिट टू जर्मनी, Germany has committed at least 10 billion euro assistance to India towards what purpose? पीएम नरेंद्र मोदी की जर्मनी यात्रा के दौरान जर्मनी ने किस उद्देश्य के लिए भारत को कम से कम 10 बिलियन यूरो की सहायता देने का वादा किया है। ऑप्शंस आपके सामने हैं और सही आंसर ऑप्शन ए रहेगा क्लाइमेट एक्शन। तो देखिए जर्मन चांसलर हैं ओलेफ स्कोच, इन्होंने और प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने एक जॉइंट डिक्लेरेशन पर साइन किए हैं, और ये जॉइंट डिक्लेरेशन रहा इंडो जर्मन पार्टनरशिप फॉर ग्रीन एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट। ठीक है, तो इसके तहत जो भी भारत के प्रयास हैं ग्रीन सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए, क्लाइमेट एक्शन के लिए, तो उनमें जर्मनी जो है 2030 तक 10 बिलियन यूरो प्रोवाइड कराएगा। बिलावल भुट्टो जरदारी हैज़ बिकम द यंगेस्ट फॉरेन मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान, विच पॉलिटिकल पार्टी डज ही रिप्रेजेंट। बिलावल भुट्टो जरदारी पाकिस्तान के सबसे कम उम्र के विदेश मंत्री बन गए हैं, वह किस राजनीतिक दल का प्रतिनिधित्व करते हैं। ऑप्शन आपके सामने हैं, सही आंसर ऑप्शन ए रहेगा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, पीपीपी। देखिए जो हमारे नेबर कंट्रीज़ हैं यहाँ से क्वेश्चन पूछ ले जाते हैं, कई बार पाकिस्तान के जो प्राइम मिनिस्टर हैं उनकी पार्टी पूछ ली गई है जब इमरान खान थे, है ना। तो ये भी आप ध्यान में रखा करें, आस पड़ोस के देश में क्या चल रहा है ये ज़रूरी रहता है हमारे लिए, चाहे वो हमारा एनिमी कंट्री हो या फिर फ्रेंड कंट्री हो। तो देखिए बिलावल भुट्टो जरदारी ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के हैं, पीपी के हैं, पीपीपी, और ये अब पाकिस्तान की यंगेस्ट फॉरेन मिनिस्टर बन गए हैं। तो जो प्रेसिडेंट है आरिफ अलवी, इन्होंने बिलावल जो कि 33 साल के हैं, इनको जो है शपथ दिलाई है। कहाँ पर, ऐवान सदर, जो कि प्रेसिडेंट हाउस है। तो पाकिस्तान का प्रेसिडेंट हाउस का नाम क्या है, ऐवान सदर। बाकी पाकिस्तानी प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ भी यहाँ पर मौजूद रहे, और ये किस पार्टी के हैं, यह पाकिस्तान मुस्लिम लीग। विच फोर्स लॉन्च्ड ऑपरेशन सतर्क, किस बल ने ऑपरेशन सतर्क शुरू किया है। ऑप्शंस आपके सामने है, सही आंसर ऑप्शन सी रहेगा रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स। तो देखिए रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स इसने हाल ही में ऑपरेशन सतर्क स्टार्ट किया है, जिसका मकसद इलिसिट लिक्वर यानी कि जो गैर कानूनी शराब है, इलीगल टोबैको प्रोडक्ट्स, गोल्ड,
और कोई आइटम जो कि गैर कानूनी है रखना और इसका ट्रांसपोर्टेशन रेलवे के थ्रू होता है, तो इसके खिलाफ स्ट्रिक्ट एक्शन इन्होंने लिया है। आपको जानना चाहिए रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स, ये एक सिक्योरिटी फोर्स है जो कि मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज के तहत आती है। इसकी स्थापना रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स एक्ट 1957 के तहत की गई थी और रेलवे की प्रॉपर्टी, पैसेंजर एरिया और पैसेंजर्स की सुरक्षा का जिम्मा इसी के पास रहता है। व्हाट इज इंडियाज रैंक इन द वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2022? विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2022 में भारत का स्थान क्या है? ऑप्शंस आपके सामने है। सही आंसर ऑप्शन डी रहेगा 150। देखिए काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और आने वाले एग्जाम्स में यहाँ से आपके लिए क्वेश्चन बन सकता है, इसलिए ध्यान से सुनिएगा। वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स, इसके बारे में जानेंगे आज हम। तो वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स ये साल 2002 से हर साल लॉन्च किया जाता है। किसके द्वारा? रिपोर्टर्स सैंस फ्रंटियर्स, यानी कि रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स के द्वारा, जो कि पेरिस बेस्ड इंडिपेंडेंट एनजीओ है। आपको जानना चाहिए इस इंडेक्स में कंट्रीज़ को 0 to 100 के स्कोर पर रैंक किया जाता है, जिसमें 100 का मतलब है बेस्ट पॉसिबल स्कोर, यानी कि हाईएस्ट पॉसिबल लेवल ऑफ प्रेस फ्रीडम, और 0 का मतलब है वर्स्ट, यानी कि जितना आप 100 के पास होंगे उतना ही आप जो है आपके यहाँ प्रेस की आज़ादी है, और जितना आप 0 के पास जाते रहेंगे 0, 1, 2, 3, उसका मतलब वहाँ पर आपकी प्रेस में जो है अभिव्यक्ति की आज़ादी नहीं है। आपको जानना चाहिए कि हर एक कंट्री को यहाँ पर जो स्कोर दिया जाता है वो 5 इंडिकेटर्स पर आधारित होता है। पॉलिटिकल कॉन्टेक्स्ट, लीगल फ्रेमवर्क, इकोनॉमिक कॉन्टेक्स्ट, सोशियो कल्चर कॉन्टेक्स्ट एंड सेफ्टी। बात करते हैं भारत की। तो वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2022 में भारत की रैंक में गिरावट देखी गई है। पिछले साल जहां भारत की रैंक 142 थी, वहीं इस साल भारत की रैंक 180 देशों में 150 पर पहुंच गई है और भारत का स्कोर है 41, यानी कि 41। इस भारत की रैंक गिरने के पीछे रीज़न बताया गया है वायलेंस अगेंस्ट जर्नलिस्ट एंड पॉलिटिकली पार्टीशन मीडिया। साथ ही आपको जानना चाहिए भूटान जिसकी रैंक 33rd है, नेपाल 76th और श्रीलंका 146th, ये भारत से ऊपर है, यानी कि इन्होंने भारत से अच्छा प्रदर्शन यहाँ पर किया है प्रेस फ्रीडम के मामले में। बात करें अफगानिस्तान जिसकी रैंक 156th है, पाकिस्तान 157th, बांग्लादेश 162, म्यांमार 176 और चाइना 175, ये भारत से निचले पायदान पर है। बात करें यदि हम टॉप कंट्रीज़ की, तो नॉर्वे पहली पोजीशन पर है, दूसरी पोजीशन डेनमार्क की है, तीसरे पर स्वीडन है, 4th पर एस्टोनिया है, 5th पर है फिनलैंड। और आपको जानना चाहिए 180 कंट्रीज़ के इस इंडेक्स में सबसे लास्ट पोजीशन पर, यानी कि 180th पोजीशन पर है नॉर्थ कोरिया। इसको आप इस चार्ट से भी समझ सकते हैं। आप देख सकते हैं 2021 की रैंकिंग है, 2022 की है, तो इंडिया 150th पर है, श्रीलंका 146, नेपाल 76, भूटान 33। तो ये कंट्रीज़ भारत से अच्छा स्कोर किया है, जबकि अफगानिस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश और चाइना ये भारत से निचले पायदान पर हैं। टॉप 5 कंट्रीज देखें, नॉर्वे, डेनमार्क, स्वीडन, एस्टोनिया एंड फिनलैंड। कोहिनूर राइस ब्रांड वॉज रिसेंटली एक्वायर्ड बाय विच कंपनी? कोहिनूर चावल ब्रांड का हाल ही में किस कंपनी द्वारा अधिग्रहण किया गया है? ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन ए रहेगा अडानी विल्मार। तो अडानी विल्मार जो कि देश की लार्जेस्ट FMCG कंपनी है इन टर्म्स ऑफ रेवेन्यू, इसने बासमती राइस के जो ब्रांड्स है कोहिनूर और चार मीनार, इसको US बेस्ड मैककॉर्मिक इस कंपनी से एक्वायर कर लिया है। कितने अमाउंट में किया है ये भी डिस्क्लोज नहीं किया गया है। आपको जानना चाहिए जो अडानी विल्मार है ये एक जॉइंट वेंचर है बिटवीन अडानी ग्रुप और सिंगापुर बेस्ड विल्मार इंटरनेशनल के बीच में। इंडिया विल बी द ऑफिशियल कंट्री ऑफ ऑनर एट विच फिल्म फेस्टिवल? भारत किस फिल्म समारोह में आधिकारिक सम्मानित देश होगा? ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन सी है कान्स। चलिए जानेंगे इसके बारे में। तो देखिए भारत जो है सम्मानित देश होगा मार्चे डू फिल्म में, जो कि कान फिल्म फेस्टिवल के साथ ही आयोजित किया जाएगा फ्रांस में। आपको जानना चाहिए कान फिल्म फेस्टिवल का ये 75th एडिशन
होने वाला है। और इसमें भारत के जो हमारे जो अभिनेता हैं आर माधवन, इनकी जो मूवी है रॉकेटरी द नाम्बी इफ़ेक्ट, इसको भी प्रीमियर किया जाएगा। अच्छा, भारत को यहाँ पर क्यों चुना गया है एक सम्मानित देश के लिए? देखिए यहाँ पर 75 काफ़ी कॉमन आपको नज़र आएगा। पहला तो ये कि कान फिल्म फेस्टिवल का ये 75th एडिशन है, ये हो रहा है फ्रांस में। और भारत के साथ जो फ्रांस के संबंध हैं, जो डिप्लोमेटिक टाइज़ हैं, इनको भी 75 साल पूरे हो रहे हैं। साथ ही भारत अपनी आज़ादी के 75 साल का समारोह भी मना रहा है, इसलिए भारत को सम्मान दिया गया है। सम्मानित देश भारत को इस फेस्टिवल में चुना गया है। साथ ही सत्यजीत रे की जो मूवी है प्रतिद्वंदी, इसकी भी यहाँ पर स्क्रीनिंग की जाएगी। भारती एयरटेल हैज़ एक्वायर्ड हाउ मच स्टेक इन सिनर्जी टेक्नोलॉजीज अंडर द एयरटेल स्टार्टअप एक्सीलरेटर प्रोग्राम। एयरटेल स्टार्टअप एक्सीलरेटर प्रोग्राम के तहत भारती एयरटेल ने सिनर्जी टेक्नोलॉजीज में कितने प्रतिशत हिस्सेदारी हासिल की है? ऑप्शंस आपके सामने है। सही आंसर ऑप्शन सी रहेगा 7%। तो भारती एयरटेल जो कि इंडिया की सेकंड लार्जेस्ट टेलीकॉम कंपनी है, इसने 7% स्टेक लिए हैं नवी मुंबई बेस्ड स्टार्टअप सिनर्जी टेक्नोलॉजीज में। आपको बता दें सिनर्जी टेक्नोलॉजीज एक क्लाउड बेस्ड नेटवर्किंग सॉल्यूशन प्रोवाइडर है। और भारती एयरटेल ने जो स्टेक लिए हैं ये अपने एयरटेल स्टार्टअप एक्सीलरेशन प्रोग्राम के तहत लिए हैं। सिनर्जी ने जो है 5G रेडी नेटवर्क एज अ सर्विस सॉफ्टवेयर टूल्स डेवलप किए हुए हैं। तो ये आप याद रखेंगे, NAS का मतलब क्या होता है? नेटवर्क एज अ सर्विस। कभी जब आपके एग्जाम में कंप्यूटर सेक्शन से क्वेश्चन आते हैं ना, तो वहाँ पर इस तरह से पूछ लेते हैं NAS या फिर SAS, इनकी फुल फॉर्म क्या होती है? IWF जूनियर वर्ल्ड चैंपियनशिप वेयर हर्षदा शरद गरुड़ won gold medal held in which country? IWF जूनियर विश्व चैंपियनशिप जहां हर्षदा शरद गरुड़ ने स्वर्ण पदक जीता, किस देश में आयोजित की गई? ऑप्शंस आपके सामने है। सही आंसर ऑप्शन बी रहेगा ग्रीस। तो देखिए वेट लिफ्टिंग की बात हो रही है और हर्षदा शरद गरुड़ इन्होंने इतिहास रच दिया है क्योंकि ये पहली भारतीय वेट लिफ्टर बनी है जिन्होंने IWF जूनियर वर्ल्ड चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल जीता है। आपको जानना चाहिए चैंपियनशिप ग्रीस में संपन्न हुई है। इन्होंने 45 kg वेट कैटेगरी में 153 किलोग्राम जो है लिफ्ट किया है, उठाया है। अच्छा, इनसे पहले केवल 2 ही इंडियंस हुई हैं जिन्होंने IWF जूनियर वर्ल्ड चैंपियनशिप में मेडल जीता है। इनमें मीराबाई चानू है जिन्होंने 2013 में ब्रॉन्ज मेडल जीता था। साथ ही पिछले साल अचिंता शिवली इन्होंने सिल्वर मेडल जीता था। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज एडवाइजर टू PM नरेंद्र मोदी? PM नरेंद्र मोदी के सलाहकार के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? ऑप्शंस आपके सामने है। सही आंसर ऑप्शन ए रहेगा तरुण कपूर। तो अपॉइंटमेंट्स कमिटी ऑफ द कैबिनेट, इन्होंने तरुण कपूर को प्राइम मिनिस्टर का एडवाइज़र अपॉइंट किया है और ये नियुक्ति 2 साल के लिए की गई है। आपको जानना चाहिए जो तरुण कपूर हैं ये इससे पहले पेट्रोलियम सेक्रेटरी रह चुके हैं। ज्ञानेश कुमार, इनको मिनिस्ट्री ऑफ कोऑपरेशन में सेक्रेटरी अपॉइंट किया गया है। अलकेश कुमार शर्मा, ये मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में नए सेक्रेटरी होंगे। साथ ही प्रदीप कुमार त्रिपाठी, इन्हें सेक्रेटरी कोऑर्डिनेशन एट द कैबिनेट सेक्रेटरीट अपॉइंट किया गया है। विच टेनिस स्टार वॉज रिसेंटली सेंटेंस्ड टू 2.5 years फॉर हाइडिंग एसेट्स आफ्टर बैंकरप्सी? हाल ही में किस टेनिस स्टार को दिवालियापन के बाद संपत्ति छिपाने के लिए 2.5 साल की सजा सुनाई गई है? ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन ए रहेगा बोरिस बेकर। देखिए बहुत दिग्गज टेनिस प्लेयर रहे हैं बोरिस बेकर, तो हाल ही में चर्चा में है, इसलिए न्यूज़ भी आपके लिए महत्वपूर्ण है। तो फॉर्मर विंबलडन चैंपियन बोरिस बेकर ये जर्मनी के रहे हैं। इनको जो है 2.5 साल के लिए जेल की सज़ा सुनाई गई है क्योंकि इन्होंने अपनी जो एसेट्स हैं उनको छिपाए रखा और जो इनके ऊपर डेट था, जो लोन था, उसको इन्होंने पे नहीं किया। तो 2.5 मिलियन पाउंड का यहाँ पर इनके पास जो है छुपाने, इतनी रकम इनके छुपाने का इन पर आरोप लगा है। आपको जानना चाहिए ये सुर्खियों में तब आए जब 17 साल की एज में 1985 में ये मेल मेंस का विंबलडन चैंपियनशिप जीतने वाले यंगेस्ट प्लेयर बने थे।
उसके बाद इन्होंने 2 विंबलडन टाइटल्स और जीते, 2 ऑस्ट्रेलियन ओपन टाइटल जीते और एक यूएस ओपन टाइटल भी जीता। साथ ही ओलंपिक्स में डबल्स कैटेगरी में इन्होंने गोल्ड मेडल भी जीता है और साल 1999 में रिटायर्ड हो चुके हैं। नोवाक जोकोविच के कोच भी रह चुके हैं, नाम याद रखिएगा, बोरिस बेकर। A 90-day campaign आज़ादी से अंत्योदय तक was launched by रूरल डेवलपमेंट एंड पंचायती राज मिनिस्टर। आपको नाम बताना है। तो ग्रामीण विकास और पंचायती राज मंत्री डैश द्वारा 90 दिवसीय अभियान आज़ादी से अंत्योदय तक शुरू किया गया है। ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन बी रहेगा, गिरिराज सिंह। तो आज़ादी से अंत्योदय तक ये कैंपेन लॉन्च किया गया है रूरल डेवलपमेंट एंड पंचायती राज मिनिस्टर गिरिराज सिंह द्वारा न्यू दिल्ली में। आपको जानना चाहिए 90 दिन का कैंपेन है और इसमें 28 स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज से 75 डिस्ट्रिक्ट्स को सिलेक्ट किया गया है, जिनमें कि 9 सेंट्रल मिनिस्ट्रीज़ की जो स्कीम है उनको प्रमोट किया जाएगा। अब जो भी ये डिस्ट्रिक्ट सिलेक्ट किए गए हैं 75 डिस्ट्रिक्ट, तो इनको जो है 99 फ्रीडम फाइटर्स, 99 फ्रीडम फाइटर्स जो रहे हैं जिन्होंने भारत की स्वतंत्रता के लिए के लिए जो बलिदान दिया है, तो उनका जो बर्थ प्लेस है, जो जन्म स्थल है, उसके साथ अलाइन किया जाएगा इन 75 डिस्ट्रिक्ट्स को। और 9 सेंट्रल मिनिस्ट्रीज़ की जो 17 स्कीम्स हैं जो सिलेक्ट की गई हैं, उनको गांव-गांव तक पहुंचाएगा, हर एक लास्ट घर तक पहुंचाया जाएगा। Which state has become the first state in India to develop a website-based MTS application? वेबसाइट आधारित MTS एप्लीकेशन विकसित करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बने गया है? ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन सी रहेगा, महाराष्ट्र। तो देखिए, अपनी तरह का पहला प्रोजेक्ट यहाँ पर इंडिया में लॉन्च किया गया है, जिसमें महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने एक वेबसाइट बेस्ड माइग्रेशन ट्रैकिंग सिस्टम MTS एप्लीकेशन इसको डेवलप किया है। तो इसके तहत जो भी माइग्रेंट्स हैं, जो दूसरे राज्यों से महाराष्ट्र में आते हैं, सीजनल माइग्रेंट्स हैं, तो उनकी एक्टिविटी पर जो है पूरी नज़र रखी जाएगी। उनको एक इंडिविजुअल यूनिक आइडेंटिटी नंबर दिया जाएगा। बाकी हमने हाल ही में अभी ये पढ़ा है कि कैबिनेट ने महाराष्ट्र में जीन बैंक प्रोजेक्ट को सेटअप करने की मंजूरी दे दी है। इंडिया एंड विच कंट्री साइंड एग्रीमेंट फॉर कोऑपरेशन इन एग्रो इकोलॉजी? भारत और किस देश ने कृषि पारिस्थितिकी में सहयोग के लिए समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन सी रहेगा, जर्मनी। देखिए, 6th इंडिया जर्मनी इंटर गवर्नमेंटल कंसल्टेशंस, ये समिट हाल ही में हुई है और भारत और जर्मनी ने यहाँ पर एक जॉइंट डिक्लेरेशन साइन किया है और ये जॉइंट डिक्लेरेशन है संबंधित फॉरेस्ट लैंडस्केप रिस्टोरेशन से, साथ ही एग्रो इकोलॉजी एंड सस्टेनेबल मैनेजमेंट ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, इनसे संबंधित है। तो इसमें जो है जर्मनी ने कहा है कि ये भारत को 2025 तक 300 मिलियन यूरोस प्रोवाइड कराएगा एग्रो इकोलॉजीज के संबंध में। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी अटेंडेड द सेकंड इंडिया नॉर्डिक समिट इन विच सिटी? पूछ रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस शहर में दूसरे भारत नॉर्डिक शिखर सम्मेलन में भाग लिया है? ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन डी रहेगा, कोपेनहेगन। तो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने यहाँ पर इंडिया नॉर्डिक समिट का जो सेकंड एडिशन हुआ है इसमें पार्टिसिपेट किया है और ये कहाँ पर हुआ? कोपेनहेगन, डेनमार्क में। इसमें जो डेनमार्क के प्राइम मिनिस्टर हैं वो शामिल हुए और आइसलैंड के प्राइम मिनिस्टर ये शामिल हुई और नॉर्वे, स्वीडन और फिनलैंड के जो प्राइम मिनिस्टर हैं ये सभी इसमें शामिल हुए हैं। बाकी आपको जानना चाहिए जो फर्स्ट इंडिया नॉर्डिक समिट थी ये साल 2018 में स्टॉकहोम स्वीडन में संपन्न हुई थी। विच मिनिस्ट्री लॉन्च्ड प्लास्ट इंडिया 2023? किस मंत्रालय ने प्लास्ट इंडिया 2023 लॉन्च किया है? सही आंसर यहाँ पर ऑप्शन डी रहेगा, मिनिस्ट्री ऑफ केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर्स। तो यूनियन मिनिस्टर फॉर केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर्स एंड हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर डॉक्टर मानसुख मांडविया, इन्होंने प्लास्ट इंडिया 2023 जो कि 11th इंटरनेशनल प्लास्टिक एग्जीबिशन एंड कॉन्फ्रेंस है इसको लॉन्च किया है। तो इसका उद्देश्य यही रहा है कि भारत को इस तरह से रिप्रेजेंट करना है कि जो प्लास्टिक के आइटम्स होते हैं, है ना, जो प्रोसेस्ड आइटम्स होते हैं प्लास्टिक द्वारा बनाए जाते हैं या फिर रॉ मटेरियल द्वारा बनाए जाते हैं, तो किस तरह से भारत उसका एक सोर्सिंग हब है, ये यहाँ पर दिखाया जा रहा है। The world's longest glass bottom bridge has opened
इन विच कंट्री, दुनिया का सबसे लंबा कांच का पुल किस देश में खोला गया है? ऑप्शंस आपके सामने है, सही आंसर ऑप्शन बी रहेगा वियतनाम। तो देखिए वर्ल्ड का लॉन्गेस्ट ग्लास बॉटम ब्रिज ये वियतनाम में खुला है, नाम है इसका बाच लोंग ब्रिज यानी कि वाइट ड्रैगन, और 632 मीटर लॉन्ग ये ब्रिज है और ये सोन ला प्रोविंस में है और इसने चाइना के ग्वांगडोंग में स्थित जो ब्रिज है 526 मीटर लॉन्ग, इसको जो है अब दूसरी पोजीशन पर धकेल दिया है। तो पहली पोजीशन पर आ गया है बाच लोंग ब्रिज, ये है वियतनाम का। सिंपोजियम ऑन स्मार्ट सिटी रिवॉल्यूशन वॉज होस्टेड इन विच सिटी, स्मार्ट सिटी क्रांति पर संगोष्ठी किस राज्य में आयोजित की गई? ऑप्शंस आपके सामने है, सही आंसर ऑप्शन सी रहेगा गैंगटॉक। तो देखिए सिक्किम गवर्नमेंट ने और गैंगटॉक स्मार्ट सिटी डेवलपमेंट लिमिटेड ने यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ डेवलपमेंट ऑफ नॉर्थ ईस्टर्न रीजन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के साथ मिलकर अर्बन डेवलपमेंट इन नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट स्मार्ट सिटी रेवोल्यूशन इस पर एक सिंपोजियम को होस्ट किया है। कहाँ पर? सिक्किम की जो कैपिटल है गैंगटॉक में। विच यूनिवर्सिटी इमर्ज्ड एज ओवरऑल चैंपियन इन द खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2021? पूछ रहे हैं कि खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2021 में कौन सा विश्वविद्यालय समग्र चैंपियन के रूप में उभरा है, यानी कि ओवरऑल चैंपियन कौन सा विश्वविद्यालय रहा है? ऑप्शंस आपके सामने हैं, सही आंसर ऑप्शन ए रहेगा जैन यूनिवर्सिटी। जानेंगे इस क्वेश्चन के बारे में। देखिए यूनियन होम मिनिस्टर अमित शाह जो कि खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स के समापन समारोह में चीफ गेस्ट रहे, इन्होंने ओवरऑल चैंपियंस का टाइटल जैन यूनिवर्सिटी को दिया है। आपको बता दें जैन यूनिवर्सिटी ने खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स में 20 गोल्ड 7 सिल्वर एंड 5 ब्रॉन्ज मेडल्स जीते हैं। दूसरी पोजीशन पर रहा है लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी पंजाब जिसने कि 17 गोल्ड मेडल्स जीते हैं। तीसरे पोजीशन पर रहा है पंजाब यूनिवर्सिटी जिसने कि 15 गोल्ड मेडल्स जीते हैं। आपको जानना चाहिए खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2021 ये सेकंड एडिशन रहा है इन गेम्स का और 24 अप्रैल से 3 मई 2022 तक ये जैन यूनिवर्सिटी बेंगलुरु में खेले गए। 2 इंडिजिनियस स्पोर्ट्स जिनका नाम योगासना है और मल्लखंबा है, इनको भी पहली बार खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स में शामिल किया गया। Who received the 2022 वर्ल्ड फूड प्राइज? 2022 का विश्व खाद्य पुरस्कार किसे मिला है? ऑप्शंस आपके सामने हैं, सही आंसर ऑप्शन सी रहेगा सिंथिया रोजेनविक। वर्ल्ड फूड प्राइज 2022, तो वर्ल्ड फूड प्राइज 2022 मिला है सिंथिया रोजेनविक को। और आपको बता दें जो सिंथिया रोजेनविक हैं ये न्यूयॉर्क सिटी में बेस्ड नासा के गोडार्ड इंस्टीट्यूट फॉर स्पेस स्टडीज़ में सीनियर रिसर्च साइंटिस्ट हैं। तो इन्हें 2022 का वर्ल्ड फूड प्राइज़ दिया गया है, किसके द्वारा? वर्ल्ड फूड प्राइज़ फाउंडेशन के द्वारा। और इसमें जो कैश प्राइज़ मिलता है वो होता है $250,000 US का। आपको जानना चाहिए रोजेनविक को ये जो प्राइज़ मिला है वर्ल्ड फूड प्राइज़ ये इन्हें अपनी रिसर्च के लिए मिला है। तो किस चीज़ पर इन्होंने रिसर्च की है? इन्होंने क्लाइमेट और फूड सिस्टम इनके बीच में क्या रिलेशनशिप है इस पर रिसर्च की है और साथ ही फ्यूचर में यानी कि भविष्य में ये दोनों किस तरह से चेंज होंगे इसके बारे में भी इन्होंने अपने तथ्य सामने रखे हैं। आपको जानना चाहिए वर्ल्ड फूड प्राइज़ के बारे में। इसको सबसे पहले इसकी परिकल्पना 1987 में माफ़ कीजिएगा, सबसे पहले वर्ल्ड फूड प्राइज़ 1987 में भारत के MS स्वामीनाथन यानी कि मैनकोम्बू सांबाशिवन इनको मिला था। आप सभी ने इनका नाम सुना होगा MS स्वामीनाथन का। और ये वर्ल्ड फूड प्राइज़ है सबसे पहले 1970 में इसकी परिकल्पना डॉक्टर नॉमन ए बर्गलो द्वारा की गई थी और उसके बाद 1986 में इसको इस्टेब्लिश किया गया था। आपको जानना चाहिए वर्ल्ड फूड प्राइज़ को नोबेल प्राइज़ फॉर फूड एंड एग्रीकल्चर के नाम से भी जाना जाता है। Who has become the first Indian woman to scale 5 peaks above 8,000 मीटर? 8,000 मीटर से ऊपर की 5 चोटियों को फतह करने वाली पहली भारतीय महिला कौन बनी है? ऑप्शंस आपके सामने है, सही आंसर ऑप्शन डी रहेगा प्रियंका मोहिते। तो प्रियंका मोहिते जो कि महाराष्ट्र के सतारा से हैं,
ये फर्स्ट इंडियन वुमेन बन गई हैं जिन्होंने 8000 मीटर से ऊंची की जो 5 पीक्स हैं उनको क्लाइम किया है। और ये कीर्तिमान इन्होंने हाल ही में हासिल किया जब इन्होंने माउंट कंचनजंगा जो कि 8586 मीटर ऊंची है इसको फतेह किया है। आपको बता दें अप्रैल 2021 में इन्होंने माउंट अन्नपूर्णा को भी स्केल किया था, यानी कि इस पर चढ़ाई की थी। और इसी के साथ ये फर्स्ट इंडियन वुमेन बन गई थी जिन्होंने माउंट अन्नपूर्णा पर जो है फतेह हासिल की। आपको जानना चाहिए इससे पहले ये वर्ल्ड की हाईएस्ट पीक माउंट एवरेस्ट, माउंट लोत्से, माउंट मैकालो पर भी चढ़ चुकी हैं और माउंट किलिमंजारो पर भी ये 2016 में चढ़ चुकी हैं। Which journalist has been banned for 2 years by Board of Control for Cricket in India (BCCI) for threatening रिद्धिमान शाह? भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ने रिद्धिमान शाह को धमकाने के लिए किस पत्रकार पर 2 साल का प्रतिबंध लगाया है? ऑप्शंस आपके सामने हैं और सही आंसर इस क्वेश्चन का रहेगा ऑप्शन डी, बोरिया मजूमदार। बीसीसीआई यानी कि बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया, इसने जर्नलिस्ट बोरिया मजूमदार को 2 साल के लिए बैन कर दिया है। इंटरनल इंक्वायरी में इनको दोषी पाया गया है। किस चीज़ का दोषी पाया गया है? जो भारतीय विकेट कीपर बैट्समैन है रिद्धिमान शाह, उनको इन्होंने धमकाया था और डराया था। Which country has become the second in the world after El Salvador to adopt Bitcoin as legal tender? कौन सा देश एल सल्वाडोर के बाद बिटकॉइन को कानूनी निविदा यानी कि लीगल टेंडर के रूप में अपनाने वाला दुनिया का दूसरा देश बन गया है? ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन डी रहेगा, सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक। तो देखिए सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक ये एल सल्वाडोर के बाद दूसरी कंट्री बन गया है वर्ल्ड में जिसने बिटकॉइन को एज अ लीगल टेंडर एडॉप्ट किया है। साथ ही फर्स्ट अफ्रीकन कंट्री है जिसने बिटकॉइन को अपनी ऑफिशियल करेंसी बनाया है। आपको बता दें कि जो ये बिटकॉइन बना है इसने अपना लीगल टेंडर, ये भी इसकी ऑफिशियल करेंसी रहेगी किसके साथ? CFA फ्रैंक के साथ। CFA फ्रैंक ऑलरेडी इसकी ऑफिशियल करेंसी है। आपको यहाँ पर CFA फ्रैंक के बारे में जानना चाहिए कि ये 6 सेंट्रल अफ्रीकन कंट्रीज़ की करेंसी है। कौन कौन सी हैं ये? कैमरून, सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक, चैड, रिपब्लिक ऑफ द कॉन्गो, इक्वेटोरियल गिनी एंड गैबन। और ये जो करेंसी है इसको गवर्न किया जाता है बैंक ऑफ सेंट्रल अफ्रीकन स्टेट्स के द्वारा, जिसका हेडक्वार्टर्स याउंडे कैमरून में है। बाकी आपको जानना चाहिए सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक, इसकी कैपिटल बांगुई है। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द चेयरपर्सन ऑफ द नेशनल अथॉरिटी फॉर केमिकल वेपन्स कन्वेंशन? पूछ रहे हैं कि राष्ट्रीय प्राधिकरण रासायनिक हथियार समझौता के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन सी रहेगा, नीलकमल दरबारी। तो नीलकमल दरबारी को नेशनल अथॉरिटी फॉर केमिकल वेपन्स कन्वेंशन का चेयरपर्सन नियुक्त किया गया है। आपको बता दें नेशनल अथॉरिटी फॉर केमिकल वेपन्स कन्वेंशन ये कैबिनेट सेक्रेटरी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के तहत एक ऑफिस है जिसकी स्थापना 29 अप्रैल 1997 को की गई थी। हु वॉन द हेराक्लियन 2022 8th फिशर मेमोरियल चेस टूर्नामेंट? पूछ रहे हैं कि हेराक्लियन 2022 8वां फिशर मेमोरियल शतरंज टूर्नामेंट किसने जीता है? ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन डी रहेगा, वैशाली रमेश बाबू। तो भारत की जो महिला ग्रैंड मास्टर हैं वैशाली रमेश बाबू, इन्होंने हेराक्लियन 2022 8th फिशर मेमोरियल चेस टूर्नामेंट जीत लिया है जो कि ग्रीस में संपन्न हुआ है। विच स्टेट और यूनियन टेरेटरी recorded the highest sex ratio at birth in 2020 according to the 2020 Civil Registration System Report? 2020 नागरिक पंजीकरण प्रणाली रिपोर्ट के अनुसार किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश ने 2020 में जन्म के समय उच्चतम लिंगानुपात दर्ज किया है? ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन बी रहेगा, लद्दाख। तो आप देख सकते हैं जेंडर रेशो। चलिए जानते हैं इसके बारे में। तो देखिए यूनियन टेरेटरी ऑफ लद्दाख जिसका यहाँ पर जो बर्थ सेक्स रेशो है ये 1104 है और ये सबसे हाईएस्ट रहा है 2020 में। इसके बाद फिर अरुणाचल प्रदेश है, फिर अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स है, फिर त्रिपुरा है, फिर केरला है। तो ये जो डेटा निकल के आया है ये 2020 सिविल रजिस्ट्रेशन सिस्टम रिपोर्ट के अनुसार बताया गया है। सेक्स रेशो एट बर्थ आप सभी जानते हैं, ये इट इज़ अ नंबर ऑफ फीमेल्स पर 1000 मेल्स, यानी कि 1000 मेल्स पर कितनी फीमेल्स हैं उसको दर्शाता है।
अगर हम लोवेस्ट सेक्स रेशो एट बर्थ की बात करें तो ये मणिपुर में है 880। उसके बाद दादरा एंड नगर हवेली एंड दमन एंड दीव गुजरात, हरियाणा एंड मध्य प्रदेश। After sending missions to the moon and Mars, ISRO is now readying a spacecraft to study the hottest planet in the solar system. What is the name of this planet? चंद्रमा और मंगल पर मिशन भेजने के बाद इसरो अब सौर मंडल के सबसे हॉटेस्ट यानी कि गर्म ग्रह का अध्ययन करने के लिए एक अंतरिक्ष यान तैयार कर रहा है। आपको बताना है इस ग्रह का नाम क्या है, जिसके बारे में हम क्वेश्चन में बात कर रहे हैं। ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन ए है वीनस। आप देख सकते हैं इसरो प्लान्स मिशन टू वीनस इन दिसंबर 2024। जानेंगे इसके बारे में। आप सभी जानते हैं कि इसरो ने मून पर और मार्स पर अपने मिशन जो है सेंड किए हुए हैं और अब बारी आती है वीनस की। वीनस क्या है? सोलर सिस्टम का हॉटेस्ट प्लैनेट है, आप सभी जानते हैं, और सल्फ्यूरिक एसिड क्लाउड्स जो है इसको घेरे हुए हैं, एनवेलप किए हुए हैं। आपको जानना चाहिए इसरो एक्सपेक्ट कर रहा है कि हम दिसंबर 2022 तक इस मिशन को अपना लॉन्च कर दें, यानी कि वीनस के बारे में और एक्सप्लोर कर सकें, उस मिशन को हम जारी कर देंगे, उस मिशन को हम लॉन्च कर देंगे। वीनस के बारे में आपको जानना चाहिए कि सन से अगर हम बात करें तो सन के बाद ये जो है सेकंड प्लेनेट है। पहले तो मरकरी है, उसके बाद फिर वीनस आता है ना। सन से अगर हम बात करें और अर्थ के यानी कि पृथ्वी के क्लोजेस्ट प्लेनेटरी नेबर है ये। आपको जानना चाहिए कि मरकरी वैसे तो सबसे क्लोजेस्ट है सन के, लेकिन जो हॉटेस्ट है वो वीनस है, यानी कि मरकरी सन के क्लोजेस्ट होने के बाद भी इतना गर्म नहीं है जितना कि वीनस है, क्योंकि वीनस का जो एटमॉस्फेयर है ये फुल ऑफ ग्रीन हाउस गैस, कार्बन डाइऑक्साइड और जो सल्फ्यूरिक एसिड के क्लाउड्स हैं इनसे जो है घिरा हुआ है। वीनस को अर्थ का ट्विन भी कहते हैं क्योंकि ये साइज और स्ट्रक्चर में अर्थ के समान है, यानी कि सिमिलर है। नेम द फॉर्मर Formula 1 ड्राइवर हु पास्ड अवे रिसेंटली एंड वाज निकनेम्ड द रेसिंग डेंटिस्ट। उस पूर्व फॉर्मूला 1 ड्राइवर का नाम बताइए जिनका हाल ही में निधन हो गया और उन्हें रेसिंग डेंटिस्ट के नाम से जाना जाता था। ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन ए रहेगा टोनी ब्रुक्स। तो मोटर स्पोर्ट पायनियर टोनी ब्रुक्स जो कि ब्रिटेन से थे और 6 फॉर्मूला 1 ग्रां प्री जो है इन्होंने जीती हुई थी 1950s के टाइम में, और इनको बोला जाता है रेसिंग डेंटिस्ट। तो इनका हाल ही में 90 वर्ष की उम्र में निधन हो गया है। दिल्ली गवर्नमेंट साइंड अ नॉलेज शेयरिंग एग्रीमेंट विद विच स्टेट गवर्नमेंट। दिल्ली सरकार ने किस राज्य सरकार के साथ नॉलेज शेयरिंग एग्रीमेंट पर हस्ताक्षर किए हैं? ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन ए रहेगा पंजाब। तो देखिए दिल्ली के चीफ मिनिस्टर अरविंद केजरीवाल ने अनाउंस किया है कि हमने पंजाब के साथ नॉलेज शेयरिंग एग्रीमेंट साइन किया है। तो इसके तहत जो पंजाब गवर्नमेंट है वो दिल्ली का जो एजुकेशन मॉडल है उसको जो है रेप्लिकेट करने की कोशिश करेगी, यानी कि अपने यहाँ जो सरकारी स्कूल हैं उनमें उस मॉडल को जो है लागू करने की जो है कोशिश करेगा। द फर्स्ट एवर वेस्टर्न रीजनल कलरफुल कल्चर इवेंट दिव्य कला शक्ति हेल्ड एट विच सिटी। पहली बार पश्चिमी क्षेत्रीय रंगीन सांस्कृतिक कार्यक्रम दिव्य कला शक्ति ये कहाँ पर आयोजित किया गया? ऑप्शंस आपके सामने है। सही आंसर ऑप्शन ए रहेगा मुंबई। तो देखिए फर्स्ट एवर वेस्टर्न रीजनल कलरफुल कल्चरल इवेंट दिव्य कला शक्ति विटनेसिंग द एबिलिटीज इन डिसेबिलिटीज। तो डिसेबल पीपल जो हैं उनसे संबंधित ये फेस्टिवल है। इसको मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा मुंबई के नेहरू सेंटर ऑडिटोरियम में आयोजित किया गया है। Who has won the World Snooker Championship 2022? विश्व स्नूकर चैंपियनशिप 2022 किसने जीती है? ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन डी रहेगा रॉनी ओ सोलिवन। तो रॉनी ओ सोलिवन जो कि इंग्लैंड से हैं, इन्होंने 7th वर्ल्ड चैंपियनशिप टाइटल अपना जीता है और इन्होंने जुड ट्रम्प को हराया है। चैंपियनशिप ये इंग्लैंड में ही हुई है। Which states मियाकाबारा रेलवे स्टेशन हैज़ बीन रीनेम्ड एज महेश नगर हाल्ट। किस राज्य के मियाकाबारा रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर महेश नगर हाल्ट कर दिया गया है? ऑप्शंस आपके सामने है। सही आंसर ऑप्शन बी रहेगा राजस्थान। तो देखिए मियाकाबारा रेलवे स्टेशन जो कि राजस्थान के बाड़मेर डिस्ट्रिक्ट के बालोतरा एरिया में है, इसको अब महेश नगर हाल्ट के नाम से जाना जाएगा। आपको जानना चाहिए 2021 में
हबीबगंज रेलवे स्टेशन जो कि भोपाल मध्य प्रदेश में, इसको भी रीनेम कर दिया गया है गोंड क्वीन रानी कमलापति के नाम पर। द 15th वर्ल्ड फॉरेस्ट्री कांग्रेस टुक प्लेस इन विच कंट्री। पूछ रहे हैं कि 15वीं विश्व वानिकी कांग्रेस किस देश में संपन्न हुई। ऑप्शंस आपके सामने है, सही आंसर ऑप्शन डी रहेगा, साउथ कोरिया। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 15th वर्ल्ड फॉरेस्ट्री कांग्रेस। तो महत्वपूर्ण है ये भी क्वेश्चन आपके लिए। कभी कभी हम इस तरह के क्वेश्चन जो है मिस कर जाते हैं और एग्जाम में जो है पूछ ले जाते हैं, तो इसको आप जरूर नोट डाउन कीजिएगा। 15th वर्ल्ड फॉरेस्ट्री कांग्रेस, ये साउथ कोरिया की जो कैपिटल है सियोल, माफ़ कीजिएगा अगर मैंने साउथ अफ्रीका पीछे बोला हो, साउथ कोरिया है, साउथ कोरिया की कैपिटल सियोल में हुई है और यहीं पर इन्होंने सियोल फॉरेस्ट डिक्लेरेशन को भी एडॉप्ट किया है। आपको जानना चाहिए 5 दिन की रही है समिट और इसको फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन यानी कि फाओ द्वारा ऑर्गेनाइज की गई है और ये हर छठे साल में ऑर्गेनाइज की जाती है। ये भी आपके लिए महत्वपूर्ण है जानना। तो इसमें जो भी जैसे क्लाइमेट चेंज, बायोडाइवर्सिटी लॉस, डिसर्टिफिकेशन, ठीक है, इससे संबंधित जो भी मुद्दे हैं उनको उठाया जाता है और क्या उसका सोल्यूशन हो सकता है इस पर चर्चा की जाती है। चलिए आज के असाइनमेंट क्वेश्चंस देख लेते हैं। Where is the Association of World Election Bodies (EWEB) located? Salim Ghosh, who passed away recently, was associated with which profession? Which state observed birth anniversary of Madhusudan Das on April 28 as Swabhiman Divas? Which country's cricket team finished the 2021-22 season as the world's #1 ranked T20 team? और 5th क्वेश्चन महत्वपूर्ण है। द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया रेज द रेपो रेट बाय 40 बेसिस पॉइंट्स टू 4.40%, साइटिंग इन्फ्लेशन दैट वाज ग्लोबली राइजिंग अलार्मिंगली एंड स्प्रेडिंग फास्ट। द रेपो रेट इंक्रीज वाज द फर्स्ट सिंस व्हेन। देखिए कई समय बाद रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने रेपो रेट को जो है बढ़ाया है, तो आपको बताना है पिछली बार, मतलब पिछली बार कब बढ़ाया था और उसके बाद तो बढ़ाया है, तो पिछली बार कब बढ़ाया था ये आपको बताना है। ये लिखा ना, द रेपो रेट इंक्रीज वॉज द फर्स्ट सिंस व्हेन, ठीक है, तो किस साल के बाद या फिर किस पीरियड के बाद अब जो है इसमें इंक्रीज किया गया है ये आपको बताना है। पिछली बार कब इंक्रीज की गई है ये आपको यहाँ पर बताना है। महत्वपूर्ण क्वेश्चन है खासकर जो बैंक के एस्पिरेंट हैं उनके लिए। तो कोशिश कीजिएगा 5 क्वेश्चन के आंसर आप हमें कॉमेंट बॉक्स में जरूर दें। साथ ही करंट अफेयर्स फंडा को आप टेलीग्राम पर भी ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पर रेगुलर वीडियो अपडेट्स और करंट क्विज़ हम आप सभी के लिए डालते रहते हैं। साथ ही डिस्कशन ग्रुप में आप किसी भी क्वेश्चन का सोल्यूशन पा सकते हैं। दोस्तों यहाँ पर हमारे करंट अफेयर्स की प्लेलिस्ट दी गई है, इसको आप जरूर देखें और अपने दोस्तों के साथ, फेलो एस्पिरेंट साथ हमारे करंट अफेयर्स को शेयर जरूर करें। आज का सेशन आपको कैसा लगा कॉमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। थैंक यू गाइस।